हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ एक न्यू रिलीज सीरीज के साथ जिसकी कहानी और कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ज्यादा स्पॉइलर दिए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें कुछ गार्ड्स को दिखाते हैं जो कि कुछ असैसिन से बचकर एक कैरेज को तेजी से भगा कर लेकर जा रहे थे, पर फिर भी वो असैसिन तेजी से उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचकर गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं, वो भी अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करके। अपनी जान पर खेलकर उनमें से एक गार्ड उन सारे स्वॉर्ड्स को कैरेज तक पहुंचने से रोक रहा था। कैरेज के अंदर दो लोग मौजूद थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो माँ और बेटी है। वो मदर भी कैरेज पर होते हमले को देखकर डर कर अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। उन असैसिन्स ने चारों तरफ उस कैरेज को घेर लिया था और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो कैरेज को भी रोक लेते हैं। एक झटके के साथ कैरेज के रुकने की वजह से वो पलटता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे वो दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। पर फिर भी यहाँ मदर को अपनी डॉटर जियो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने को देना चाहती थी, पर तभी वो असैसिन ग्रुप उनके सामने आ जाता है जिसका लीडर गोंगशुन इस नजारे को देखते हुए कहता है कि कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है, इसे तो हम तियानशेन सेक्ट के टॉम पर गुदवाएंगे। उनमें से एक किलर आगे बढ़ते हुए अपने एक्स का यूज करके जैसे ही उन दोनों पर हमला करने जाता है, उससे पहले उसके हाथ पर एक नीडल आ चुका था जो कि सीधा उसके प्रेशर पॉइंट से हिट हो चुका था और उसके हाथ से उसका वेपन छूट जाता है। तभी वहाँ एक बंदे की एंट्री होती है। ये अटैक उसी ने किया था जो कि ड्रिंक करते हुए काफी कैजुअली कहता है कि जब तुम एक निहत्थे माँ और बेटी पर हमला कर रहे हो तो फिर तुम खुद को योद्धा कैसे कह सकते हो? ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है ना। असैसिन ग्रुप के लीडर गोंगशुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि जाकर उसे सबसे पहले निपटाओ। वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं अपने अपने वेपन्स के साथ इस पर हमला करने के लिए, लेकिन ये बंदा तो ड्रिंक करते हुए काफी स्वैग के साथ फाइट कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स अमेजिंग थी। वो एक स्ट्राइक में 3-4 सोल्जर्स को घायल कर दे रहा था। उस बंदे ने अकेले ने ड्रिंक करते हुए काफी आराम से असैसिन ग्रुप के काफी सारे गार्ड्स को धराशाही कर दिया था। और अब बारी लीडर की आ जाती है जो कि अपने लोगों को पिटता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, पर हमारे हीरो के स्पीड को मैच भी नहीं कर पाता। जैसे ही हमारे हीरो ने उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक थ्रो किए, वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गया और फिर वो काफी स्वैग के साथ एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसके गाल पर एक कट लगा देता है। फाइट करते हुए उस बंदे को अच्छे से एहसास हो चुका था कि अगर ज्यादा देर तक फाइट कंटिन्यू हुई तो वो तो गया, क्योंकि ये बंदा कमाल का स्वॉर्डमैन है। इसीलिए वो हमारे हीरो को धमकाता हुआ वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट टाइम तुझे अच्छे से देख लूंगा, तूने हमारा काम खराब करके अच्छा नहीं किया। एक अकेले हीरो ने पूरे ग्रुप को हराकर वहाँ से भगा दिया था। ये देखकर लिटिल जियो हमारे हीरो से फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें तियानशेन सेक्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल जियो अपने फादर को उसके साथ हुई सारी घटना सुना चुकी थी। उसके फादर कहते हैं कि तुम कह रही हो कि उस अकेले लड़के ने इस किलर असैसिन ग्रुप को मार डाला, उसने अकेले इनसे किस तरह फाइट की होगी? तभी जियो अपने फादर को वो सारा एक्शन करके दिखाने लगती है जो कि उसके प्यारे भैया ने उसके सामने उन गुंडों को मार कर दिखाया था। वो सारे मूव्स कॉपी करते हुए कहती है कि उनका ये स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। इन मूव्स को देखने के बाद जियो के फादर भी लाइक कहीं ये लूजिंग है स्वॉर्ड तो नहीं, पर वो इसके बारे में श्योर नहीं थी। वहीं जियो को तो अलग ही चिंता होने लगती है। वो कहती है कि बिग ब्रदर को अरेस्ट कर लिया गया है, आई होप कि वो सही सलामत हो। नेक्स्ट सीन में हमें काफी सारे एल्डर्स को दिखाते हैं जो कि अरीना के चारों तरफ बैठे हुए थे और हमारे हीरो ज़ेंगडोंग को ट्रैप करके रखा हुआ था। उसके हाथ और पाँव को जंजीरों से बांधकर उसे फेंक दिया गया था और वो तो अनकॉन्शियस पड़ा है आराम से। उसे देखने के बाद सभी एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं तो इस कमीने का नाम ज़ेंगडोंग है, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद। वो सभी एल्डर्स जब उसे होश में आता देखते हैं तो गुस्से से लाल पीला होना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक बैठा हुआ मॉन्क कहता है कि अभी तक मिस्टर पेंग यहाँ पर क्यों नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ज़ेंगडोंग को होश आता है उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, जबकि आसपास के माहौल को देखकर वो सारी चीजें उसे डरावनी लग रही थी। तभी वहाँ पर लिखे हुए नाम को पढ़ते हुए वो परेशान हो जाता है जो कि था ईस्टर्न हॉल। वहाँ पर मौजूद एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसे सजा कौन देगा। तभी वहाँ के मास्टर गोआन वहाँ पर मौजूद गार्ड से कहते हैं कि इस पर हमला कर दो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ के हमारे हीरो को जरा सी भी खरोच दे पाते, वो तो बड़े ही कूल अंदाज में अपने हाथ में मौजूद चेन्स का यूज करते ही उन गार्ड्स को धकेल देता है और खुद सीधा खड़ा हो जाता है। उन लोगों को वो ऐसा एटीट्यूड शो कर रहा था कि मेरे हाथ बेशक से बंधे हैं लेकिन आप लोग मुझे फिर भी रोक नहीं सकते। ये देखकर एल्डर गोआन भड़कते हुए कहते हैं कि अभी भी इस लड़के को देखो, इस तरीके से रेकलेसली बिहेव करा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पनिशमेंट हॉल में खड़े होने के बावजूद भी इस तरीके से एटीट्यूड शो करने की। पर दूसरी तरफ इस बैडिस को तो देखो, एक खतरनाक लुक देते हुए कहता है कि आखिर तू है कौन। वहीं एल्डर गोआन उसे गुस्से में घूरता देखकर कहते हैं कि तुझे याद दिलाऊं या खुद से याद कर लेगा। बस फिर क्या था, ज़ेंगडोंग थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कुछ घंटे पीछे पहुंच जाता है जहाँ वो तेजी से भागते हुए जंगल क्रॉस कर रहा था। ये बंदा अभी भी काफी ज्यादा चिलैक्स था और वाइन पीते पीते दौड़ लगा रहा था। तभी हमें पता लगता है कि
उसके पीछे एल्डर ग्वान पड़े हुए हैं, जो कि उसे रोकते हुए कहते हैं कि छोटे चूहे कहाँ जा रहा है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो यही रुक और अपने ग्रैंडपा ग्वान से लड़के दिखा। उन्हें अपने पीछे आता देखकर ज़ेंगडोंग भी लाइक क्या बात कर रहे हो अंकल, आप लोगों को अगर पीछा ही करना है तो ताई हैंग थीफ का पीछा करो ना, उसकी जगह मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर मुझसे क्या मतलब है आपको। उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि पीछे से एल्डर मोरोंग उस पर हमला करते हुए कहती है कि कमीने, तेरे पीछे हम इसलिए पड़े हैं क्योंकि लास्ट नाइट को तूने जो स्वॉर्ड यूज की थी ना, वो ये लियो सिंगे स्वॉर्ड है। ज़ेंगडोंग ने काफी स्पीड के साथ उनके अटैक को डॉज कर लिया था और वो उसके सामने खड़े होते कहती है कि अब तुझे पता लगा कि हम तेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर दो और एल्डर्स की एंट्री हो जाती है, एल्डर दोटेन और एल्डर हुआचैंग। उनके साथ साथ वहाँ पर शोंगटेन माउंटेन के फर्स्ट एल्डर ज़ाओ की भी एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही दूसरी तरफ से मोंग तियानलोंग भी हाजिर हो जाते हैं। खुद को चारों तरफ से इतने पावरफुल एल्डर से घिरा देखकर ज़ेंगडोंग घबराता नहीं है, बल्कि वो उनसे सवाल करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ ही आप लोग मार्शल आर्ट मास्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने पास में आप लोगों में से किसी को भी हर्ट किया या ऑफेंड किया हो, तो फिर आप लोग मेरा काम बढ़ाने के लिए इस तरह ग्रुप में मुझ पर हमला करने क्यों आए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ। एल्डर ज़ाओ आगे आते हुए काफी गुस्से में कहते हैं क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का स्कम मो तियानहो तेरा मास्टर है। ये बोलकर एल्डर ज़ाओ ने उस पर हमला कर दिया था, जिसे डॉज करते हुए ज़ेंगडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले तो अपनी वाइन की बोतल को उस पर दे मारते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में बकवास करने की, और फिर वो उनके अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से। उसका ऑरा काफी ज्यादा जबरदस्त था, उसने इतना तेज स्ट्राइक किया था जिससे दूर धकेलते हुए एल्डर्स के हाथ कांप गए थे। इस एक हमले से वो समझ जाते हैं कि इस छोटे बच्चे से फाइट करना उनके लिए इजी नहीं होगा। वहीं ज़ेंगडोंग अपने मास्टर के बारे में सुनकर अब तक उसका पारा हाई हो चुका था। वो कहता है कि इंसल्ट करी मेरे मास्टर की, अब तो तू गया। उसने काफी स्पीड के साथ एल्डर ज़ाओ पर हमला करते हुए 2-4 मूव्स में ही उनके स्वॉर्ड को उनके हाथ से छीनकर एक जबरदस्त किक के साथ उन्हें दूर फेंक दिया था। इधर दूसरी तरफ एल्डर ज़ाओ को दिखाते हैं जो कि उल्टे पड़े हुए थे। वहीं ज़ेंगडोंग उन्हीं के स्वॉर्ड को कैच करके उनकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर मो तियानहो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, इस पूरी दुनिया में सब उनके मार्शल आर्ट को एडमायर करते हैं और हर कोई उनका डिसाइपल बनना चाहता है। उनकी एक झलक के लिए लोग पागल हैं और तू उन पर इल्जाम लगा रहा है। अगर दोबारा तेरे मुंह से उनके बारे में कुछ भी निकला तो ये स्वॉर्ड अब सीधा नीचे होगी। उसे स्वॉर्ड को पेड़ की तरफ थ्रो कर दिया था, जो कि बस मास्टर ज़ाओ के खानदान को खत्म करने ही वाले थे। ज़ेंगडोंग के स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर तो एल्डर वो भी खुद को रोक नहीं पाते उसे एडमायर करने से, लेकिन क्या करे, है तो वो उनके दुश्मन का डिसाइपल, तो अब तक वो गुस्से से भर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ज़ाओ को दिखाते हैं जो इस हमले से सदमे में आकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं अब ज़ेंग पर हमला करने के लिए एल्डर हुआ आगे आते हुए कहते हैं कि एक छोटा बच्चा होकर एल्डर्स पर इस तरीके से हमला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, खुद को क्या समझता है तू। और फिर उन्होंने 3 स्ट्राइक थ्रो कर दिए थे, वो भी अपनी स्वॉर्ड एरो की हेल्प से। पर ये अटैक ज़ेंगडोंग को हिट होने से पहले ही वो अपने स्वॉर्ड के पीछे का हिस्सा यूज करके उन अटैक्स को रिवर्स कर देता है। एल्डर हो तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं कि तूने मेरे हमले को रिवर्स कर दिया, अजीब बात है, तो क्या अटैक खा जाता। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके बस किसी तरीके से ज़ेंगडोंग को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा बड़े आराम से एल्डर ज़ो के साथ खेलते हुए अपनी वाइन की बोतल वापस लेकर गटकना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि बंदे को किसी चीज का प्रेशर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एल्डर हुओ को अपना ऑरा भी तो शो करना था, जो कि कर नहीं पा रहे थे। बेचारे फाइट करते करते हाफना शुरू कर देते हैं। वहीं अब तक ज़ेंगडोंग ने उन पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया था और न ही उन्हें इंजर्ड किया था, वो तो बस आराम से उनके अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब स्वॉर्ड एक दूसरे से लड़ाते लड़ाते वो एल्डर को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसे एल्डर दोटेन ने रोक लिया था, नहीं तो इस बुढ़े की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। वो तो एल्डर के मेरिडियंस को भी थोड़ा सा हील कर देते हैं क्योंकि लड़ते लड़ते वो डैमेज होना शुरू हो चुका था। अब एल्डर हुओ की रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी, तो वो सबके सामने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहते हैं कि ये लड़का सरप्राइज अटैक करता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा कि अभी के अभी इसे मार दो, वरना ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं जो कि पीते पीते काफी ज्यादा टल्ली हो चुका था। इधर एल्डर मोरोंग उसके सारे के सारे मूव्स को देखकर कहती है कि सभी मास्टर्स कान खोल के सुनो, इस लड़के ने कुंग फू अपने मास्टर से सीखा है, इसलिए इसे अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी होगी। इसलिए हम सभी मास्टर को अपने प्राइड को साइड में रखकर एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ इस पर हमला करना चाहिए। तो बस फिर क्या था, मोंग तियानलोंग सीधा पहुंच जाते हैं पाम स्ट्राइक करने के लिए ज़ेंगडोंग पर। वो ज़ेंगडोंग को तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसकी वाइन की बोतल हवा में उड़ा देते हैं, जो कि नीचे गिरने से पहले ही हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से बचा लेता है। ये वाइन उसके मास्टर ने उसे दी थी, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहता था। अपनी वाइन की बोतल को साइड में रखने के बाद अब वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था, तो जैसे ही मोंग तियानलोंग उस पर एक फीस्ट अटैक करते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से इसे ब्लॉक कर लेता है। वैसे ये दोनों ही अटैक्स आपस में टकराने के बाद काफी तेज एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इसके बाद तो ज़ेंग तियानलोंग को एक और अटैक करने का मौका नहीं देता, बल्कि अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके कंधे को जोर से दबाकर नीचे बैठा देता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अभी तक अपने स्वॉर्ड का मयान भी नहीं उतारा। उसे मास्टर तियानलोंग के साथ डिस्ट्रैक्टेड देखने के बाद यहाँ पर एल्डर मोरोंग उस पर हमला कर देती है, पर फिर भी
भी वो ज़ेंगडोंग को टच नहीं कर पाती, वो काफी तेजी के साथ वहाँ से मूव करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ एल्डर मोरोंग उसके हमले से थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन साथ ही काफी सारे स्पिरिचुअल नीडल उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जिसे वो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उनमें से एक अटैक सीधा मोंग पर लगने ही वाला था, पर वो अपनी पावर की हेल्प से उसे बीच में ही रोक लेते हैं। और अब मोंग तियानलोंग और एल्डर मोरोंग एक साथ मिलकर हमारे हीरो पर हमला कर रहे थे, पर वो तो बड़ी चालाकी से उन दोनों को आपस में भिड़वाने वाला था। बेचारे बाल बाल बचते हैं एक दूसरे से टकराने से। अब ये देखकर एल्डर ग्वान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैवी से स्वॉर्ड बॉक्स को उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। वैसे ये स्वॉर्ड बॉक्स काफी ज्यादा हैवी था, लेकिन हमारे ज़ेंगडोंग ने काफी कूल तरीके से इसे ब्लॉक कर लिया था। और अब एल्डर भी अपने खास ब्लेड टेक्निक के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, पर वो तीनों एक साथ होने के बावजूद भी ज़ेंगडोंग का बाल भी बांका नहीं कर पाते। उल्टा ज़ेंगडोंग एक साथ दो मास्टर को हैंडल करा था। उसने तो एल्डर मोरोंग को जमीन में धंसा भी दिया था एक किक के साथ। उसके एक हाथ को मोंग तियानलोंग ने पकड़ा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर ग्वान उस पर अपने स्ट्राइक थ्रो करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो उसे हिट कर पाते, हमारा हीरो बड़ी चालाकी से अपने स्वॉर्ड के कवर को रिमूव करता है, जिससे एक तेज थंडर एनर्जी रिलीज होती है और वो सभी लोग काफी दूर पहुंच जाते हैं। अब तक वो बिना स्वॉर्ड के कवर को रिमूव किए हुए फाइट कर रहा था, अब तो कवर रिमूव करते ही उसकी पावर दुगनी हो जाती है और वो तीन काफी जबरदस्त स्ट्राइक्स थ्रो करके एक एक एल्डर को उसकी नानी याद दिला देता है। उसके खतरनाक ब्लास्ट के साथ वो तीनों ही एल्डर्स ढेर हो चुके थे। सभी एल्डर्स को पीट कर ढेर करने के बाद ये बंदा पूरी तरह से टल्ली हो चुका था। अब तक इसका वाइन भी खत्म हो जाता है, तो ये अपने बॉटल को थ्रो कर देते कहता है कि कितनी बुरी बात है, अभी तक मैं अच्छे से रंग पे नहीं हुआ और मेरी वाइन खत्म हो गई। ये बोलते बोलते बेहोश हो जाता है और सभी मास्टर्स एक दूसरे को देख रहे थे इतनी हैरानी के साथ, जैसे कि उन्होंने सातवां अजूबा देख लिया। उनके मन में तो यही चल रहा था कि छह एल्डर्स मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, एक छोटे से वाइन से ये लड़का ढेर हो गया। खैर जो भी हो, उन्हें काफी अच्छा मौका मिल गया था इस हीरो को अपने साथ उठा के ले जाने का, क्योंकि ऐसे अगर ये होश में रहता तो ये इसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो इसके ड्रंक होने का फायदा उठाते हुए ये लोग उसे उठाकर पनिशमेंट हॉल ले आए और चेन से ट्रैप कर दिया। और होश में आने के बाद सारी कहानी आपके सामने है। ये सारी बात याद आते ही ज़ेंगडोंग तो शांत हो चुका था। वहीं हमें एल्डर युआन को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे जान से मार दो। गार्ड्स ने तो अपनी अपनी तलवारें उठा ली थी ज़ेंगडोंग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर पेंग वहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। हमें जियो और उसके फादर को दिखाते हैं, वो दोनों भी उन्हें देख कर ग्रीट कर रहे थे। जैसे ही उनकी एंट्री होती है, वहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत हो चुका था। सारे एल्डर्स मिलकर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे और यहाँ पर ज़ेंगडोंग भी उन्हें पहचान जाता है, जो की कह रहा था कि आप तो मिस्टर पेंग क्विज़ुई है ना, आप तो दुनिया के नंबर 1 जीनियस हैं, आप मेरे हीरो हैं, आप मेरे आइडल हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। ज़ेंगडोंग तो ये भी बताता है कि जिस तरीके की वाइन की बोतल आपके पास है, उस तरीके की सेम वाइन कार्ड मेरे पास भी है। यहाँ पर मिस्टर पेंग को भी हमारे ज़ेंगडोंग के बारे में काफी कुछ पता था। वो तो कहते हैं कि तुम ज़ेंग फैमिली से बिलोंग करते हो ना, आखिर ज़ोंगलियांग का डिसेंडेंट होने के बावजूद भी आखिर तुमने मू तियानहू को ही अपना मास्टर क्यों चूज किया होगा। अपने एल्डर के आगे ज़ेंगडोंग ज्यादा नखरे नहीं दिखाता, बल्कि सीधे सीधे उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है कि वो सेकंड वाइफ का चाइल्ड था। और आपको पता है कि फैमिली में रिस्पेक्ट बड़े बेटे को दी जाती है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी मॉम को और मुझे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया गया था। वो अपनी स्टोरी सुना रहा था और दूसरी तरफ एल्डर मोरोंग उसकी स्टोरी पर तंज कसते हुए कहती है कि देखा, आखिर इसके अंदर गंदा खून ही मौजूद है, तभी तो इस तरीके की घिनौनी हरकतें करता है। उसकी बातों पर ज़ेंगडोंग का खून खौल गया था। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, मिस्टर पेंग ही एल्डर मोरोंग को रोकते हुए कहते हैं कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। इससे ज़ेंगडोंग को मिस्टर पेंग पे भरोसा हो जाता है कि वो सही का साथ देंगे, इसलिए वो उनके सामने अपनी बात रखते हुए कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी हीरोज मेरे मास्टर को अंडरवर्ल्ड का स्कम कह रहे हैं। ऐसा क्यों? मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे काम नहीं कर सकते, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया होगा। मिस्टर पेंग यहाँ पर सभी मौजूद रिस्पेक्टिव एल्डर से कहते हैं, एक एक करके तुम्हारी चीजें, जो भी ट्रेजर्स चोरी हुए थे, मुझे जाननी है उनकी जानकारी, कब और क्या चोरी हुआ था। मिस्टर पेंग को सीरियस होता देखकर उन सभी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले बारी एल्डर जाओ की आती है। वो बताते हैं कि रात में जब वो अपने ट्रेजर के पास पहुंचे तो उनका ट्रेजर बॉक्स पूरी तरह से खाली था, जिससे उनकी हवाइयां उड़ चुकी थी। और वही सेम हाल तियानलोंग और एल्डर ग्वान का भी था। वो जब अपने अपने ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचे थे तो उन्हें लकड़ी पर कोई चीज लिखी हुई मिलती है और उनका सारा ट्रेजर वहाँ से गायब हो चुका था। उस लकड़ी के स्लिप में लिखा हुआ था कि आपकी चीज आपसे खो चुकी है और आपको जितना दर्द होगा उतना मेरे लिए अच्छा है और अब ये दर्द आपको मिलता रहेगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो तो हमारे ज़ेंगडोंग को ही गुस्से से घूरे थे। बेचारा ज़ेंगडोंग उनकी हरकतें देखकर अब डरने लग जाता है। वहीं एल्डर हुओ तो काफी ज्यादा ड्रामेटिक वे में खांसते हुए
कहते हैं कि मेरे साथ तो और भी बुरा हुआ। मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और अंधेरे में कोई मुझसे मेरा वो फेमस इल्यूजन स्वॉर्ड छीन कर ले गया और साथ ही मेरा स्वॉर्ड मैनुअल भी। उसके बिना हमारा इल्यूजन स्वॉर्ड स्कूल कुछ भी नहीं है और आज तक उस झटके से हमारा स्कूल रिकवर भी नहीं कर पाया है। हमें कुछ सालों पहले की कहानी दिखाते हैं और इस बार कहानी सुनाने की बारी एल्डर मोरोंग की थी। वो बताती है कि उस कमीने ने मेरे साथ और भी ज्यादा बुरा किया है। अब कुछ सालों पहले हमें सच में मो तियान हाओ को दिखाते हैं, जो कि एल्डर मोरोंग की बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा था। वो दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ ज़ाओयुन कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। तभी वहाँ पर एल्डर मोरोंग की एंट्री हो जाती है, जो कि उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बहला फुसलाकर हमारे सेक्ट के इस खास टेक्निक को यूज करने की। तुम्हें पता भी है ना कि ये गोल्डन नीडल टेक्निक हमारे मोरोंग फैमिली की है, आखिर तुम इसे सीक्रेटली कैसे सीख सकते हो। पर यहाँ पर मो तियान हाओ उनकी बातों पर कान नहीं देता, बल्कि उन्हीं की टेक्निक का यूज करके उनके साथ फाइट करने लग जाता है। उसने गोल्डन नीडल टेक्निक का यूज करके एक एक करके वहाँ मौजूद सभी गार्ड को नींद में सुला दिया था। ये सब देखकर मोरोंग इम्प्रेस होने की जगह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरी टेक्निक मुझ पे आजमा रहा है, रुक जा तुझे सबक सिखाती हूँ। वो तो अपनी स्वॉर्ड लेकर फाइट करने वाली थी, पर तभी वो तियान हाओ को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो 1000 नीडल टेक्निक परफॉर्म करा था, जो कि मोरोंग के लिए भी बहुत मुश्किल। मोरोंग को ये सीक्रेट नीडल टेक्निक सीखने में 10 साल लगे थे और इस बंदे ने आराम से 3 महीने में ये टेक्निक सीख ली। वो तो हैरान हो रही थी और वहीं ये बंदा बिना सोचे समझे उन पर हमला कर देता है। उसने स्पेशली टारगेट को फोकस नहीं किया था, इसलिए वो आसपास मौजूद जानवरों को भी बेहोश कर चुका था। मोरोंग को अनकॉन्शियस करने के बाद वो ज़ाओयुन से बात करने लगता है कि मेरी जानेमन, अब तुम्हें यहाँ से ले जाने का वक्त आ गया। लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो उसके अंदर भी नीडल्स घुसे हुए थे। सबसे पहले तो वो उसे रिलीज करता है, जिससे रिलीज होते ही ज़ाओयुन उस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम इस तरीके से नीडल टेक्निक को सीक्रेट वेपन के साथ मर्ज करके अटैक नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना मेरी फैमिली सीक्रेट टेक्निक को अवॉइड नहीं कर सकती। हाँ मैं मानती हूँ कि तुमने ये वान लियो गोएजंग से सीखा है, लेकिन ये ओयोंग फैमिली का मेथड है, हमारा नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद तभी से एल्डर मोरोंग ने उसका नाम अंडरवर्ल्ड का स्कम रख दिया था, जिसने चोरी छुप के अपने टैलेंट का यूज करके सभी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को अच्छे से मास्टर करके उन्हें हराना शुरू कर दिया। मोरोंग को गुस्सा करता देखकर तियान हाओ भी लाइक, इस उम्र में इतना गुस्सा करेंगी तो बीपी हाई हो जाएगा। और फिर वो अपने पास एक मैनुअल निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये वुजंग फैमिली का है, अब मेरे ये किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी बना ली है और अब मैं सिर्फ इकलौता ऐसा बंदा हूँ जिसके पास सभी फैमिलीज की सारी टेक्निक है। मुझे एक टेक्निक पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद वो उस बुक को एल्डर मोरोंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे उनके सारे नीडल्स हट चुके थे। वो तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर एल्डर मोरोंग बताती है कि उस दिन के बाद से आज तक मुझे बस उसी इंसान का इंतजार था। मैं तो चाहती थी कि मेरे हत्थे चढ़े और मैं उसे मार दूं। हालांकि मैंने सिचुएशन को एग्जैजरेट किया है, लेकिन क्या करूं, उसने हमारी नाक में दम भी तो इतनी जोर से किया था। सभी एल्डर्स का उसके मास्टर को लेकर गुस्सा देखने के बाद ज़ेंग डोंग और कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पर मिस्टर पेंग भी कहते हैं, अब तुम्हें पता लगा तुम्हारे मास्टर से सब इतनी नफरत क्यों करते हैं। शायद अब तुम भी समझ गए होगे कि आखिर तुम्हें इतनी परफेक्ट मार्शल आर्ट क्यों मिली, क्योंकि तुम्हारे मास्टर को सभी टेक्निक्स बता दी। तो क्या तुम्हें अब पता है कि तुम्हारी गलती क्या है। वो तो हामी भर देता है। वो अपनी सजा के लिए तैयार था, इसलिए मिस्टर पेंग एल्डर गुआन को कहते हैं सजा सुनाने के लिए। एल्डर गुआन यहाँ हमारे ज़ेंग डोंग से कहते हैं कि तुमने फॉर्मली किसी भी 7 सेक्ट्स में से कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं सीखी है। तुम्हारे मास्टर ने ये सारी टेक्निक्स तुम्हें इलीगली सिखाई है, जो कि उसने हमारी फैमिली से चुराया था, जिससे अब तुम भी अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े क्राइमिस्ट बन गए हो। एल्डर गुआन उसकी खतरनाक सजा को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके बाद तुम्हारे हाथ और पाँव को तोड़कर अलग कर दूंगा और तुम्हें मार्शल आर्ट वर्ल्ड से हमेशा हमेशा के लिए एक्सपेल कर दूंगा। ये सारी ही सजाएं बहुत ज्यादा ब्रूटल और क्रूअल थी, जिनके बारे में सुनकर ज़ेंग डोंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो उन सभी एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं 7 स्कूलों में से एक की भी मार्शल आर्ट टेक्निक का अपनी लाइफ टाइम में यूज नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दिया जाए। बिना मार्शल आर्ट के वो एक जिंदा लाश रह जाएगा और वो ऐसी जिंदगी का क्या करेगा। वो उन सभी मास्टर्स के आगे कसम खाता है कि वो सिर्फ एक ही टेक्निक का यूज करेगा, जिसका नाम है किंग कॉन्ग, जो कि उसके मास्टर ने ही क्रिएट किया था। वो तो उन सभी के सामने ओथ ले लेता है कि अगर मैं अपनी बात से पीछे हटा तो फिर जिस रोज आप मुझे अपनी सेक्ट की टेक्निक यूज करता देखे, उसी रोज मेरी गर्दन को मेरी बॉडी से अलग कर देना। वो अपनी बातों को लेकर काफी ज्यादा डिटरमाइंड नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर पेंग को उस पर भरोसा है। पर एल्डर गुआन उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहते हैं कि एक चोर स्कम के मुंह से इस तरीके की ओथ हमारे लिए बेकार की बातें हैं। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम तुम पर यकीन करें, और क्या भरोसा कि आगे चल के तुम ये टेक्निक किसी और को हैंड ओवर कर दो। इसीलिए हम इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें किसी भी तरीके की कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुझे और तेरे मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए निपटा दे। उनकी बातों पर ज़ेंग डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि ये एल्डर्स अपनी सजा को कंफर्म कर पाते, मिस्टर पेंग बीच में टोक पड़ते हैं। मिस्टर पेंग ने ज़ेंग डोंग की ओथ को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो कहते हैं कि इसे जाने दिया जाए और जो मेथड इसके मास्टर ने क्रिएट किया है उसके अलावा ये कोई और मेथड यूज नहीं कर सकता। तो मिस्टर पेंग की बातों पर सभी एल्डर्स को राजी होना पड़ता है और उन सभी ने ज़ेंग डोंग को
जाने दिया था, जहाँ जाने से पहले एल्डर गुआन उसे धमकी देते हैं कि याद रखना मास्टर पेंग के कहने पर तुम्हें छोड़ा है, इसलिए अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो सबसे पहले मैं ही झपटा मारूंगा तुझ पे। अगर दोबारा किसी और सेक्ट का टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखा ना तो चमड़ा ही अलग कर दूंगा बॉडी से। ये सारी बातें ज़ेंगडोंग सुन तो रहा था लेकिन इन पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जियो उसे देखकर खुश हो जाती है कि उसके बिग ब्रदर कम से कम रिलीज तो हुए। वहीं ज़ेंगडोंग तो जिंदा लाश बन चुका था क्योंकि उसके पास से उसकी सारी मार्शल आर्ट छीन ली जा चुकी है जिसे वो बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा था। वहीं एल्डर गुआन कहते हैं कि अब तुम्हारा नाम कभी भी अरीना में दिखा नहीं जाएगा, कोई नहीं जान सकता कि तुम दुनिया में हो या नहीं, और मुझे लगता है कि यही सजा तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पे एल्डर गुआन ने अपने गार्ड को ज़ेंगडोंग ने जितने भी लोगों को जान से मारा था और उन बैंडिट्स का शिकार किया था उनका क्रेडिट दे देता है। वहाँ से वापस जाते हुए ज़ेंगडोंग यही सोच रहा था कि उसे लगा था कि वो इस वर्ल्ड में एक हीरो की तरह एंट्री लेगा जो कि जस्टिस करता है, पर उसके बावजूद भी उसे 7 फैमिलीज ने अरेस्ट किया और हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। वो गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगता है। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं थे। जियो से आवाज लगा रही थी पर वो ध्यान नहीं दे पाता। उल्टा वो ये सोचने लगता है कि वो तो अपने सपने पे बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला। इसके बदले वो ये सोचेगा कि आखिर वो इस वर्ल्ड में दोबारा री एंट्री कैसे ले। यही सोचते हुए वो एक हाई जंप लगाकर दरवाजे के ऊपर चढ़ जाता है। उसका स्कार्फ उसके गले से उतरकर जियो के पास पहुंच गया था। वो इस स्कार्फ को अपने बिग ब्रदर की याद के तौर पे अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग अपने मास्टर से ही सवाल कर रहा था कि आखिर आपने मुझे ये स्टोलन मार्शल आर्ट क्यों सिखाया, आप कहाँ हैं, मुझे आपको ढूंढकर इस बारे में आपसे बात करनी है। वो चला जाता है। जियो से आवाज लगाती रहती है। साथ ही लिटिल जियो कसम खाती है कि वो ज़ेंगडोंग की तरह एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बनेगी और वो सारे मार्शल आर्ट सीखेगी जो कि उसने सीखे थे। उसने भी कसम खा ली थी और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और हमारी छोटी सी जियो बड़ी हो जाती है जिसे आज भी ज़ेंगडोंग अच्छे से याद था। वो ज़ेंगडोंग को याद करते हुए कहती है कि मैंने आपकी की तरह सीनियर ब्रदर ये लुओजिंग है स्वॉर्ड सीख ली, मुझे आज भी आपका इंतजार है, आखिर आप कहाँ हैं। ये कहते हुए प्यारी सी जियो अपनी लड़कियों वाला कॉस्ट्यूम उतार कर पूरी तरह से लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके पास आज भी ज़ेंगडोंग का स्कार्फ मौजूद था और वो उसी को अपने गले में लगाकर घूम रही थी। रात में एक मेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर हु जो कि काफी रिच और रिस्पेक्टेड पर्सन थे वो एक तारा बजा रहे थे। तभी उन्हें मारने के लिए वहाँ पर एक असैसिन आ जाता है जिसकी प्रेजेंस को वो फील कर चुके थे, पर फिर भी वो उसके साथ फाइट नहीं करते। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसी इंसान के वहाँ आने का इंतजार कर रहे हो। उसे देखकर वो कहते हैं कि तुम आ गए पर अपने साथ कोई वेपन नहीं लाए। वो तो वहाँ पड़े हुए स्वॉर्ड को उठाता है, उसका कवर रिमूव करके एक झटके में उन्हें जान से मार देता है। सुबह तक ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी। मेंशन के गार्ड आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मिस्टर हु जैसे लोग अगर मारे जा सकते हैं तो फिर हम में से कोई भी सुरक्षित कैसे हो सकता है। अब तो इस हो मेंशन में पूरी तरह से केओस मच गया होगा। एल्डर हो की डेड बॉडी के पास वहाँ यूजो सिटी के जनरल मौजूद थे। साथ ही अंकल वांग जो कि वहाँ के वैद है वो उस डेड बॉडी की वेरिफिकेशन कर रहे थे। जिन्हें थोड़ा सा परेशान देखने के बाद जनरल उनसे सवाल कर रहे थे कि आपको क्या मिला। अंकल वांग तो कह रहे थे कि मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, पर जनरल बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर उस कातिल का पता लगाना है। हायर ऑफिशियल की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ग्रैंडपा जो ने इस केस में काफी सारे पैसे लगा दिए। वही अंकल वांग का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका था। वो बताते हैं कि अजीब सी बात है, सीनियर हुओ की जान असल में सफोकेशन की वजह से गई है, लेकिन कहीं भी उनके गले पर फांसी का फंदा या किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं देखे जा सकते। ऐसे में उन्हें सफोकेट कैसे किया गया होगा। पूरी बॉडी पे हाथापाई के निशान भी नहीं है और मैंने पूरी बॉडी को अच्छे से चेक किया और कहीं भी मुझे कोई भी कट भी नहीं दिखा। इस तरह की बातें सुनकर तो जनरल भी परेशान थे कि आखिर ये किस तरीके का डेथ हुआ। अब इस मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के सारे कंट्रोल वो खो चुके थे। जनरल बताते हैं कि मैं रूल्स के अंदर आकर ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, इसका मतलब अब मुझे किसी और की हेल्प लेनी होगी। वहाँ के अंडरवर्ल्ड में एक नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, मिनहोंग नाम का बंदा जो कि किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आपको बस पैसा फेंकना है और वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे यहाँ जनरल को ये भी शक हो रहा था कि क्या पता ये मर्डर उसी ने किया हो। पता लगाने के लिए उस बंदे को ढूंढना ही होगा, तो वो अंकल वांग से कहते हैं कि उसे ढूंढिए। ग्रैंडपा जाओ के रेस्टोरेंट में वो आपको जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं कि वो एक नंबर का अल्कोहलिक है, इससे पहले कि वो वहाँ से भाग जाए उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जनरल को लग रहा था कि शायद एल्डर हो की जान पैसों की वजह से गई है क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 सालों के बाद हमारे हीरो ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं जो कि सच में टल्ली हो रखा था। उसका पार्टनर जो कि उसे जगह जगह से चोरों की इन्फॉर्मेशन लाकर दे रहा था वो उसके पकड़े हुए चोरों के पैसे उसे पकड़ा देता है। आजकल ज़ेंगडोंग का गुजारा चोरों को पकड़कर उनके इनाम के पैसों पर ही चल रहा है। यहाँ वो काफी ज्यादा टल्ली होते हुए अपने पार्टनर से कह रहा था कि तुम्हें मेरे मास्टर मिले या नहीं और कितना टाइम लगेगा उन्हें ढूंढने में। इस बंदे का नाम फेमे था। वो कहता है कि चिल मारो, अभी तक नहीं मिले लेकिन मिल जाएंगे। तुम तो जानते हो ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मैं नंबर 1 पे आता हूँ। वैसे ये बात
कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं मैं 3 सिटी घूम चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि बाकी दोनों सिटीज में तुम्हारे मास्टर हैं। तुम्हारी मास्टर है तो वो यूजाओ सिटी में ही है। और वैसे भी ब्रो, तुम तो यहाँ मिंग होंग के टॉप स्टार हो। तुम्हें अपने जीते हुए सारे पैसे एक मास्टर को ढूंढने में नहीं लगाने चाहिए। तुम्हें तो और ज्यादा फेमस होकर और पैसे कमाने चाहिए। इस तरीके से क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो एक मास्टर के पीछे। पर हमारे ज़ेंगडोंग का कहना था कि उसे किसी भी कीमत में अपने मास्टर को ढूंढना ही है। वही हम एक चोर के ग्रुप को देखते हैं जो कि उनकी बातों को कान लगाकर सुन रहे थे। दूसरी तरफ फे में उकसाते हुए ज़ेंगडोंग से कहता है कि आखिर तुम्हें उस मास्टर को ढूंढकर क्या करना है। वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि जान से मारना है उस कमीने को। बेचारा फी में तो उसके गुस्से से डरकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है, लेकिन जाते जाते अपना प्रमोशन करना नहीं भूलता। सबके सामने अपना नाम शो करते हुए कहता है कि कुछ भी पता कराना हो मुझे याद कर लेना। फे में के वहाँ से जाने के बाद ज़ेंगडोंग को अकेला देखकर ये चोरों का ग्रुप उसके पास पहुंचकर बातों बातों में उसकी पैसों की पोटली उससे छीन कर वहाँ से गायब हो जा रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उन्होंने बड़े आराम से ज़ेंगडोंग को बेवकूफ बना दिया, पर वो तो अपना एरो शूट करते हुए अपनी पोटली को दीवार पे टांग देता है। उसका कहना था कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है भाई साहब, मुलाकात तो कंप्लीट करके जाओ। और फिर वो बिना किसी वेपन के उनके साथ दो हाथ करते हुए हमें बता रहा था कि उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। 10 सालों से बिना मार्शल आर्ट यूज किए वो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने अभी तक रियल फाइट नहीं की असली विलन के साथ, उल्टा फेमस चोरों को पकड़ पकड़ कर पैसे कमा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी जवानी का देखा हुआ सपना अंडरवर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर बनना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अपने सपने से वो काफी दूर निकल चुका है। और इन सब का जिम्मेदार वो अपने मास्टर को समझ रहा था, जिन्होंने उसे स्टोलन मार्शल आर्ट सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड से बैन करवा दिया। उसने बिना वेपन के ही इन चोरों को अच्छी खासी कुटाई लगा दी थी और अब वो उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम तो लिस्ट में भी नहीं है। कैसे चोर हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मैं अपने एरोज वेस्ट करूंगा? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें पकड़ाने पर मुझे 10 रुपए भी मिलेंगे। वो सभी लोग तो फाइट में अपनी जान लगा रहे थे, वहीं हमारा हीरो तो बस इधर उधर कूदता फांदता ही उनके सारे अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। आखिर फेमस कल्टीवेटर जो ठहरा, थोड़ी ही देर में इनकी नाक में दम करके वो एक लालटेन पर लटक कर छुप जाता है। पर एक अटैक को डॉज करने के चक्कर में वो लालटेन समेत नीचे पहुंच गया था और पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर चुका था। पर फिर भी ये चोर उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से एक बंदे के साथ फाइट करते हुए वो ऑलमोस्ट अपना मार्शल आर्ट यूज करने वाला था, पर रुक जाता है ये कहते हुए कि बच गया, अब नहीं तो अभी के अभी गर्दन उड़ जाती अगर किसी को भी पता चलता तो। फिर से थोड़ी भागा दौड़ी के बाद फाइनली उसने उन चोरों को ढेर कर दिया था और साथ ही उस रेस्टोरेंट को भी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भूचाल आया हो। पर ये बंदा फिर अपने पैसों की पोटली उस रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ा देता है, जिसका उसने काफी नुकसान कर दिया था। पर फिर अपने वाइन को एंजॉय करने से पहले ही एक और लालटेन उसके ऊपर गिरता और वो उसी के अंदर ट्रैप हो गया था। अब तक जनरल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि उसी का पोर्ट्रेट शो करते हुए उसे कह रहे थे कि तुम ही हो ना डोंगटियान, मुझे एक इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बोलकर वो उसे उठाकर हुओ मैंशन में ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद हमारा हीरो थोड़ी सी ही इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि आखिर क्या हुआ था। उसे एल्डर हुओ की बॉडी पे लगा हुआ कट भी नजर आ जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि किलर लेफ्ट हैंडेड था। उसका अटैक लाइटनिंग इफेक्ट से भी ज्यादा स्पीड में आया था, जिस वजह से कट इतना पतला था कि किसी को भी ये नैरो कट नजर नहीं आया, जो कि उसके वेन्स को भी कट कर गया। और वेन्स बॉडी के काफी अंदर थी, इसलिए अटैक काफी अंदर तक गया था, जिससे एल्डर हुओ को सांस आनी बंद हो गई और वो चोक करते हुए मर गए। और इसी वजह से ऑर्डिनरी पीपल लोकेशन का पता नहीं लगा सकते कि आखिर मौत कैसे हुई, कहाँ पर हिट होने से हुई। पर हमारा ज़ेंगडोंग पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है, साथ ही स्वॉर्डमैन भी, तो उसे अच्छे से पता है कि कहाँ अटैक करने पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही उस किलर ने स्वॉर्ड वहीं पर फेंक दिया था, तो वो समझ जाता है इसे देखते हुए कि वो वेपन को अपने साथ ले जा सकता था, पर नहीं लेकर गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर इस बात को सोचकर अचानक से ज़ेंगडोंग हैरान रह जाता है। उसकी हैरानी को देखकर जनरल कहते हैं कि क्या हुआ। ज़ेंगडोंग ये सोचकर हैरान था कि एक ऑफिशियल गेस्ट को मारा गया, जो कि साउथ वेस्ट के वेल्थी टाइकून थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पर्सन की कोई पर्सनल दुश्मनी रही हो। ये पता चलते ही वो बॉडी को टर्न करता और उनके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। उसे कुछ अजीब लगा था, तो वो उसकी चमड़ी को पील करता और पता लगता है कि ये तो एक मास्क था। और मास्क के पीछे का चेहरा देखने के बाद ज़ेंगडोंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर थे, जिन्हें वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। और आज जब वो उसके सामने आए तो डेड। ये देखकर वो सदमे में चला जाता है। जनरल उसकी हालत देखकर हैरान रह गए थे। वो जनरल से कहता है कि उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ दिया जाए, तो जनरल बाहर चले जाते हैं। और वो अपने मास्टर को देखकर यही सोच रहा था कि वेस्टर्न रीजन से लेकर जापान तक उसके मास्टर इतने ज्यादा फेमस थे कि हर कोई उनका नाम जानता था। और जब उनके कारनामों के बारे में पता लगा सबको, तो फिर उनकी बदनामी चारों तरफ फैल गई। वो अपने मास्टर से यही सवाल कर रहा था कि क्या आप इतने ज्यादा बदनाम हो गए थे कि आप यूजो सिटी आकर छुप गए? आपको क्या लगा था कि कोई आपको यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा? अपने मास्टर के साथ उन सुनहरे पलों को याद करके ज़ेंगडोंग खुद को रोक नहीं पाता और गुस्सा निकालते हुए उनकी डेड बॉडी के पास एक जबरदस्त मुक्का थ्रो करते हुए कहता है कि क्यों मास्टर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते भी हैं पिछले 10 सालों से मैंने आपको ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी वो थे तो उसके मास्टर ही। वो उनकी आंखों को बंद करते हुए यही सोच रहा था कि आखिर इन्हें मारने वाला कौन होगा। वो तो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आती है कि वो किलर राइट हैंडेड था। ज़ेंगडोंग अचानक से इस आवाज को सुनकर हैरान रहते हुए कहता है कि क्या कहा
कहा तुमने? वो मोटू पर्सन जिसके नीचे कारपेट बिछाई जा रही थी, वो कूदते कूदते मेढक की तरह उसके पास आ जाता है और कहता है कि आपने अभी इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया ना कि वो पर्सन लेफ्ट हैंडेड है, पर मैं कहता हूँ कि वो राइट हैंडेड है। ज़ेंगडोंग का कहना था कि तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो लेफ्ट नहीं राइट हैंडेड है। वो बंदा बताता है कि अगर किलर लेफ्ट हैंडेड होता तो वो स्वॉर्ड के कवर को राइट में फेंकता, उसे राइट हैंड से ओपन करके, पर देखो कवर तो लेफ्ट हैंड में फेंका हुआ है, यानी कि किलर राइट हैंडेड था और उसने फाइट भी की थी। मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी हुई होगी। और फिर वो अपनी नोटिस की हुई चीजों से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि रात को ये हुआ होगा कि उस किलर ने हमला किया, मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फिर वो बंदा मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने वाला था क्योंकि मास्टर उसका चेहरे का नकाब हटाने वाले थे, तो डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से उसने अटैक को लेफ्ट हैंड से थ्रो किया। सारी सिचुएशन को उसने सही से एक्सप्लेन कर दिया था, पर यहाँ पर ज़ेंगडोंग का ध्यान एक चीज पर जाता है। वो कहता है कि क्या कहा तुमने अभी? वो बंदा तो कहता है कि मैंने कहा कि वो किलर राइट हैंडेड था, पर ज़ेंगडोंग कहता है कि नहीं, तुमने अभी उन्हें मास्टर कहा, क्या वो तुम्हारे मास्टर है? ये मोटू पर्सन अपने पास एक छोटा सा गोल्डन टेल निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैं जू फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि काफी ज्यादा रिच है और मैं 10 सालों से मास्टर का डिसाइपल हूँ। मेरा नाम जू शिक्यान है। अब ये सुनकर के उसके मास्टर का एक और डिसाइपल है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मेरे जूनियर हो? अब 10 साल बाद अपने सामने अचानक से अपने एक सीनियर ब्रदर को देखकर तो जू भी हैरान था। यहाँ पर ये भी पता लगता है कि जू शिक्यान के फादर साउथ वेस्ट के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन और कोई नहीं बल्कि जू शिक्यान के फादर ही कर रहे हैं। तो वो तो हमारे हीरो को इस इन्वेस्टिगेशन के पैसे पकड़ा देता है जो कि उसने ले भी लिया था, पर साथ ही अपने जूनियर ब्रदर को देखकर हैरान भी रह जाता है। अब इसके बाद ज़ेंगडोंग जू के साथ मिलकर एक छोटी सी सेरेमनी कर रहा था अपने मास्टर के लिए। बेचारा जू अपने मास्टर को इस तरीके से दफना कर छोटी सी सेरेमनी परफॉर्म करता देखकर अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, आपको नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? मतलब हमें इनकी सोल को समन करने वाला रिचुअल परफॉर्म करवाना था, इनके फ्यूनरल को होल्ड करना था, हमने इन सबका पैसा बचा लिया। पर ज़ेंगडोंग उदास होते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर जू, हम अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें इन चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर तो वो और कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन फिर आपने ये झोला जैसा कपड़ा क्या पहना हुआ है? ये कपड़े तब पहनते हैं जब आपका कोई खास दुनिया छोड़कर चला गया हो, और ज़ेंगडोंग ने अपने मास्टर के लिए इसे पहना था। वो कहता है कि कुछ भी कहो, ये मेरे मास्टर ही रहेंगे ना, तो मुझे ये पहनना पड़ेगा। जो फिर से कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर सीनियर ब्रदर, अभी तो आपने कहा कि हम अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये चीजें मायने नहीं रखती। पर ज़ेंगडोंग कहता है लेकिन अब वो मर चुके हैं और वो मेरे मास्टर थे। जू भी लाइक, मर चुके हैं तो क्या हुआ? तो वो गुस्से में सारे पेपर्स को आग में झोंकते हुए कहता है, तो ये हुआ कि मैं कभी भी इनसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे मास्टर रहेंगे, चाहे ये मारे ही क्यों ना गए हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप अपने मास्टर के साथ अपना रिश्ता खत्म कर सको, आप हमेशा इन्हें अपने मास्टर के तौर पे ही याद रख सकते हो। आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है और जो भी इन्हें जानता था वो हमेशा आपको इनका डिसाइपल ही समझेगा। ये सुनकर तो जू रोते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, इसका मतलब ये है कि ये मेरे भी हमेशा के लिए मास्टर ही रहेंगे। ज़ेंगडोंग के हामी भरने पर अब जाके ये बंदा फूट फूट के रोने लगता है और रोते रोते अपने मास्टर से यही कह रहा था कि मास्टर, मेरी वाइफ तो दे देते। वाइफ वाली बात सुनकर तो ज़ेंगडोंग भी लाइक कि ये ठरकी बुढ़ा, इसने तुम्हारी लेडी चुराई, इसकी इतनी हिम्मत। अब तो वो फावड़ा उठा लेता है ताकि वो उनकी कब्र को खोद कर वापस से डेड बॉडी बाहर निकाल सके। उसे तो लग रहा था कि उसने पता नहीं कौन से ठरकी आदमी को अपना मास्टर बना लिया और इसे ऐसा करने से बेचारा जू रोक रहा था कि यंग ब्रदर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ेंगडोंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि हट जा जू मेरे रास्ते से, ये लायक नहीं है रिस्पेक्ट के, ये लड़की देख के फिसल गया इसकी तो मैं। ये बोलकर वो जैसे ही ग्रेव को खोदने वाला था, पीछे से जू उसके मेरिडियन पॉइंट्स को लॉक कर देता है, जिससे जोर के झटके के साथ वो वहीं फ्रीज हो गया था। साथ ही अपने जूनियर ब्रदर के हमले को देखकर वो थोड़ा सा इम्प्रेस भी था। इसके बाद जू शिक्यान अपनी बैक स्टोरी स्टार्ट करता है। वो कहता है कि 10 सालों पहले मैं लिंगनैन का फर्स्ट मैथमेटिकल जीनियस बन गया था और फिर फैमिली मेंबर्स की ब्लेसिंग की हेल्प से मुझे अपनी फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करने का मौका भी मिला। इसके बाद तो मेरी शादी लिंगनैन की लो फैमिली की डॉटर के साथ होने वाली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मेरी पसंदीदा औरत थी। क्यूतोंग को देखते ही मेरे दिल में गिटार बजने शुरू हो गए थे। मुझे पता था कि यही मेरी जिंदगी का पहला प्यार है। पर मास्टर के तो मुझे लेके अलग ही इंटेंशन थे। वो चाहते थे कि मैं उनका मार्शल आर्ट सीखूं, वो भी न्यू वाला। मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका मार्शल आर्ट सीखने में, थोड़ा सा भी नहीं। पर फिर भी उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक क्यूतोंग को दे दी, जो कि वहाँ से वो टेक्निक लेने के बाद चली गई। इस सीक्रेट टेक्निक को सीखने के बाद वो एक कल्टीवेटर बनने के लिए मुझे छोड़ के यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसी को याद करके बेचारा जू शिक्यान अभी भी रो रहा था, क्योंकि सिर्फ मास्टर को पता था कि वो कहाँ है और मास्टर तो टपक गए। तो वो तो जोर जोर से रो कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मेरे ही मास्टर थे, क्योंकि इस तरीके की हरकतें सिर्फ वही करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हमें 8 स्कूल्स के एल्डर्स को दिखाते हैं जिन्हें भी ये न्यूज मिल गई थी कि त्यान हाओ मारा जा चुका है। उसके मरने का तरीका सुनने के बाद इन सभी को गुस्सा आ रहा था, पर फिर अब जब वो मारा गया है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें जंगल का दिखाते हैं। उसी बैंडेड ग्रुप गोंगशुन ये के जो कि त्यान शेन के डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहा था, वो उनके लोगों को मारते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे, क्या तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे अरेस्ट कर सको। वो अकेले ही इनके गार्ड्स को एक एक करके धूल चटाते जा रहा था और उसके ग्रुप के मेंबर जम्हाई लेने लगते हैं जैसे कि वो काफी बोर हो गए हो ये मैच देखकर। गोंगशुन तो अपनी पावर पर तेवर दिखाने लगता है जैसे कि उसे दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता, पर वहीं दूसरी तरफ त्यान शेन के ये गार्ड्स पीछे हटना नहीं चाहते थे क्योंकि इन असैसिन्स ने उनके सेट के काफी सारे डिसाइपल्स को मार दिया और अब वो इसकी हरकतों से दंग आ चुके हैं। पर वो सारे गार्ड्स मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि इसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी कमाल की थी। ये अकेले ही उन सभी को निपटाते हुए कहता है कि देखो तो सरा, आखिर मुझे मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। उसने थोड़ी ही देर में उन सभी गार्ड्स को जान से मार दिया था। इन्हें हराने के बाद उसे लग रहा था कि वो बच गया। वो वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बैम्बू फॉरेस्ट में से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उस तरफ देखने पर वो हैरान रह जाता है। वहाँ पर छुपे हुए बंदे को वो सामने आने को कह रहा था। वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो ताइहांग 36 स्वॉर्ड हॉल से है ना, वहाँ का 4th स्वॉर्ड मास्टर जिसे लोग पहले लायन किंग के नाम से जानते थे। अपने बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर तो उस बंदे के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, पर जब वो बंदा सामने आता है तो पता लगता है कि इस बंदे को ये इंसान पहले से ही जानता है। इस नए वाले बंदे का नाम स्काई शैडो था जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट 9 हेवन पैलेस से बिलोंग करता है। सालों पहले इस बंदे की फाइट इससे भी हो चुकी थी। यहाँ पर स्काई को गोंगशुन की 10 साल पहले हुई जेंगडोंग के साथ वाली फाइट याद थी। वो कहता है कि तुझे तो एक छोटे से बच्चे ने ये लो जेंगे स्वॉर्ड के साथ हरा दिया था, शुक्र मना कि तू पकड़ा नहीं गया उस वक्त, वरना तो आज तेरी हड्डियां भी नहीं बची होती। स्काई को पता था कि ये बैंडेड असल में ली फॉल स्टार रिवर स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, जिसका यूज करके ये एक ही बार में काफी सारे लोगों को आराम से मार देता है और वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था। तो बस फिर होना क्या था, दोनों की जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ उस बंदे के साथ फाइट करते हुए ही गोंगशुन को पता लग जाता है कि वो पहले ही इस लड़के से मिल चुका है। सालों पहले इसके येलो बाल हुआ करते थे। जब ये छोटा था तब उसने इसके साथ एक बार फाइट लड़ी थी और अभी फाइट के दौरान फिर से ये स्काई उस पर भारी पड़ रहा था जो कि ये लुओ सिंह स्वॉर्ड को भी अच्छे से मास्टर कर चुका है। गोंगशुन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि तुमने भी स्वॉर्ड को मास्टर करके रखा है, तो क्या अब तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। पर वो अपने पास एक छोटा सा स्नेक निकाल कर उसे बेहोश करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से ये पाप थोड़ी करूंगा, मुझे तो तुम्हें ये नो गोंग के हवाले करना है ताकि वो तुमसे पूछताछ करके ये उगलवा सके कि तुमने आखिर मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। ये बंदा फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है जिसके सारे पत्ते आगे के एपिसोड्स में खुलेंगे। फिलहाल तो इस डकैत को बेहोश करने के बाद वो इसे अपने साथ घोड़े पर बिठा कर अपने साथ पैलेस ले जाने लग रहा था। रास्ते में जब उस बंदे को होश आता है तो वो कहता है कि चिंता मत करो, अभी तुम रिलैक्स करो, हम बस रास्ते में हैं। मूनगल पैलेस पहुंचते ही मैं तुम्हें वहाँ के हवाले कर दूंगा और खुद आजाद हो जाऊंगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक लड़के पर स्काई की नजर पड़ती है तो वो कहता है कि जूनियर ब्रदर, काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, आखिर इतने सालों से कहाँ थे तुम। वैसे वो जिसे जूनियर बोल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल जिया है जो कि अभी लड़के के गेटअप में है। स्काई को देखने के बाद वो कहती है कि तुम त्यान शियान सेक्ट के डिसाइपल होने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिबेलियस रहे हो, वो भी बहुत सालों से, इसलिए अब मुझे जूनियर बोलने का हक तुम खो चुके हो, तुम उसके लायक ही नहीं हो। स्काई इसकी बात को मजाक में डालते हुए कहता है कि लुओयांग स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट आने वाला है और मेरा छोटा ब्रदर मुझसे किन बोरिंग चीजों पर बात कर रहा है, क्या तुम इस बार उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। अगर ऐसा होगा तो फिर उस लुओयांग कंपटीशन में मुझे काफी मजा आने वाला है। जियो जो कि लड़का बनने के बाद खुद को जिया सैनजी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, वो कहती है कि मेरा फेलो जिसने हाल ही में ये लुओजिंग स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है वो चोरी चकारी और बेईमानी पर उतर गया है, उसके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं, बेहतर हो कि मुझसे दूर रहे। उसकी बातों पर जो गुस्सा स्काई को आ रहा था वो अपनी स्वॉर्ड से इस रॉबर को मार कर निकालता है। स्काई उस रॉबर को दिखाते हुए कहता है कि मैंने दुआन तैंग के मर्डर को ढूंढ निकाला है और अब मैं इसे ये न्यू पैलेस लेकर जाऊंगा अपने साथ, इसीलिए मेरा वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मुझे रास्ता दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। पर जिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर कहती है कि जिसे तुम पकड़ कर लेकर जा रहे हो वो त्यान सेक्ट का गुनहगार है और त्यान शेन सेक्ट अपनी चीजों को इस तरीके से दूसरों को छीन कर ले जाने नहीं देते। उसने तो अपना जबरदस्त ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। यहाँ स्काई भी पीछे नहीं रहता, वो भी घोड़े से उतर कर अपना ऑरा शो कर देता है। दोनों के ही पावर का ऑरा एक दूसरे से टकराता है, वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट हो चुका था। आगे बढ़ते हुए स्काई ने जिये को समझा दिया था कि तुम्हारा ये लोजोकिंग स्वॉर्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। उन दोनों ने इतनी तेजी से अपनी अपनी एनर्जी रिलीज की थी कि आसपास मौजूद जितने भी जानवर थे वो उसके इफेक्ट में आकर मारे जाते हैं। वहीं ये दोनों अपनी स्वॉर्ड लड़ाकर अपने अपने टेक्निक का शो ऑफ करना शुरू कर चुके थे। उन दोनों की ही फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों लड़ते लड़ते क्लिफ के एज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जिया तो उस बंदे को नीचे धकेलने ही वाली थी, पर सही मौके पर वो बंदा जिया के खुद के पास आने पर जबरदस्त स्लैश रिलीज करके उसे खुद से दूर कर देता है। अभी तक उन दोनों की फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकला था और वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं।
आते हैं कि लड़ते लड़ते वो दोनों आमने सामने आ गए थे, जिसे देखकर स्काई लड़ाई को वहीं रोकने का डिसाइड करता है। ये कहते हुए वो बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है कि मुझे सच में और भी काम है, तुमसे लड़ाई मैं बाद में करूंगा। उसके जाने के बाद हमें ज़ेशान को दिखाते हैं। उसके हाथ पर घाव बन गया था। वो समझ जाती है कि ये बंदा बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है और अब उसे भी बहुत तेजी से इम्प्रूव करना होगा। तभी उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ती है जिसे ऑरा रिलीज करने की वजह से उन दोनों ने ही घायल कर दिया था। तो वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पक्षी को हील कर देती है। इसका मतलब वो दिल की काफी अच्छी है। दूसरी तरफ हमें ज़ेंतोंग को दिखाते हैं। भाई साहब अभी भी मूर्ति बने हुए थे और उसके सामने जो अभी भी अपना दुखड़ा रो रहा था, ये कहते हुए कि सीनियर ब्रदर आपको पता है क्यूतोंग को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। उसने कहा था कि वो 10 सालों बाद मुझसे मिलेगी। मुझे तो लगता है कि वो आज ही आ जाएगी। ज़ेंतोंग कहता है कि मेरे भाई मेरा एक्सपीरियंस है, लड़कियों पर ज्यादा भरोसा मत कर, तू दूसरे क्या करेंगे वो डिसाइड नहीं कर सकता। वैसे वो सब छोड़ और ये बता कि तुझे मास्टर ने जो टेक्निक सिखाई थी उसका नाम क्या है। बड़े दुख के साथ वो बंदा बताता है कि वर्क हार्ड। ये अजीब सा नाम सुनकर तो ज़ेंतोंग को यकीन हो जाता है कि ये उसके मास्टर ही हैं जो अजीब अजीब सी टेक्निक इन्वेंट करते रहते हैं। वो तो उससे पूछ रहा था कि आखिर इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। ज़ू शिक्यान बताता है कि मास्टर ने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी बाकी सारे मार्शल आर्ट को ब्लॉक करने के लिए। मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ये बेस्ट टेक्निक इन्वेंट की है, अगर इसका इस्तेमाल करे ना तो बाकी सारे मार्शल आर्ट फेल है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ये बोलते हुए वो पेंटिंग स्टार्ट कर चुका था। कहता है कि बस ह्यूमन बॉडी के मेरिडियंस को फॉलो करना है, बॉडी में मौजूद एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को प्रेस करना है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टैचू बन जाती है ना। ये कमाल की टेक्निक, मुझे इसे सीखने में 10 साल लगे थे। उसकी बातें सुनकर तो ज़ेंतोंग का सर फट रहा था। वो कहता है कि मेरे भाई मुझे लगता है कि तुझे बाकी के स्कूल्स में जाकर मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, तब तुझे पता लगेगा कि आखिर मार्शल आर्ट होती क्या है। क्योंकि ज़ेंतोंग को पता था कि एक छोटी सी ट्रिक सिखाने के लिए मास्टर ने इसके 10 साल बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ ये बंदा कहता है कि ब्रदर मुझे मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत है, जब मास्टर मुझे सिखा रहे थे तो मैं इसे डेली अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहा था और अब मुझे सारी मार्शल आर्ट आती है क्योंकि मैं अभी भी डेली अपने माइंड में उनकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सुनकर ज़ेंतोंग भी लाइक मुझे तेरे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वैसे मूर्ति बनते बनते अब जनाब थक चुके थे, इसलिए वो अपने जूनियर ब्रदर से कहते हैं कि काम करो मेरे एक्यू पॉइंट्स को ओपन करो। पर वो बंदा तो काफी कैजुअली ड्राइंग करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मैंने तो ओपन करना सीखा ही नहीं। ज़ेंतोंग के तो तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहने वाला हूँ। वो तो कहता है कि नहीं बिग ब्रो, जितना ज्यादा पावरफुल बंदा होगा उतनी जल्दी इस लॉक से बाहर आ जाएगा। इतना सुना था कि ज़ेंतोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और इस सील से बाहर आ जाता है। एक्यू पॉइंट्स को ओपन करने के बाद वो तो बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था कि देखा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इधर ज़ू ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि वो तो अपने बड़े भाई को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है, ये कहते हुए कि देखो मैं 10 साल से ये पेंटिंग बना रहा हूँ। ये कछुए और क्रेन की पेंटिंग मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है, सिर्फ क्यूतोंग को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन फिर अपनी बात कंप्लीट करने के बाद जब वो ज़ेंतोंग को देखता है कि वो रिलीज हो गया तो कहता है कि बिग ब्रो आपने खुद को कैसे छुड़ाया। पर ज़ेंतोंग तो उसकी बातों को इग्नोर करके उसकी पेंटिंग को देख रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारी पेंटिंग में तो सिर्फ कछुए कछुए नजर आ रहे हैं, क्रेन कहाँ है। वो बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है कि वो तो मैं बनाना भूल गया। ज़ेंतोंग भी लाइक फिर इसको क्रेन और कछुए की पेंटिंग क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना कि कछुए की पेंटिंग है। अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ज़ू वहाँ पर एक छोटे से बतख को बनाकर कहता है कि ये रहा क्रेन। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद ज़ेंतोंग भी लाइक अब समझ आ रहा है कि क्यूतोंग तुझे छोड़ के क्यों गई है। उससे तो लग रहा था कि आज उसकी लवर उसके पास वापस आ जाएगी, इसलिए सारा दिन लगाकर उस पेंटिंग को कंप्लीट करता है, 1000 तरीके की डिशेस बनाता है। और जब पूरा दिन गुजर जाता है वेट करते करते तो फाइनली वो अपने ब्रश को फेंक कर रोते रोते अपने ब्रदर से शिकायत करा था कि ब्रदर आपको पता है लगता है वो नहीं आएगी, वो मुझे भूल गई है। मैंने 1000 से भी ज्यादा डिशेस, डेजर्ट्स और पता नहीं क्या क्या तैयार किया है, यहाँ तक कि वो कल्टीवेट करके आ रही है, इसलिए मैंने उसके लिए 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन उसे देखो वो तो आई नहीं, सब कुछ वेस्ट हो गया। ज़ेंतोंग उसका दुखड़ा सुनते हुए वहाँ पर मौजूद सारा प्रिपेयर किया हुआ खाना खा रहा था। अब हमारा मोटू थक कर फाइनली अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर आप कहाँ चले गए, एटलीस्ट 10 दिन रुक जाते, उसका पता बता कर जाते, आपके बिना मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। उसका सारा रोना सुनने के बाद ज़ेंतोंग उसे ऑफर करता है कि क्यों ना मोटू मैं तेरी बंदी को ढूंढने में तेरी हेल्प करूँ। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि सीनियर ब्रदर आप सच में उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। ज़ेंतोंग भी लाइक हाँ बंदे ढूंढने में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर बदले में मुझे भी तेरी हेल्प चाहिए, तुझे मास्टर के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। वो तो फुल टू रेडी था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ ज़ेंतोंग निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ पर फिर से रेड कारपेट बिछाया जाता है और महाराज ज़ू शिक्यान वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। उसकी इस ग्रैंड एंट्री को देखने के बाद ज़ेंतोंग का मुंह बन जाता है। वो कहता है कि मोटू क्या तू हर चीज इतना रॉयल बनाना बंद करेगा, देखकर उल्टी होती है। और ये बंदा इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हुए कहता है कि इसका मतलब क्यूतोंग को भी उल्टी होगी, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि उसके लिए सारी चीजें अच्छे से अरेंज कर सकूं। लौंडा पूरा प्यार में पगलाया हुआ है। ज़ेंतोंग बताता है कि लड़कियों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो मैनली बॉयज पसंद आते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करे, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लंबी लिस्ट पकड़ाता है उसे। ज़ेंतोंग की बातें सुनने के बाद ज़ू शिक्यान भी लाइक सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे लड़कियों के बारे में बता सकते हैं और ज्यादा अच्छे से, मैं आपसे टिप्स और क्लासेस लूंगा ताकि मैं इसमें परफेक्ट हो सकूं। निकी और पूछ पूछ जैसा जूनियर वैसा सीनियर मान जाता है सिखाने के लिए, और फिर कहता है कि सबसे पहले तुझे शुरुआत करनी
करनी होगी अपनी रॉयल्टी छोड़ने से, और फिर एक जोरदार किक मारकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि खुद ही पिचक कर नीचे गिर गया था। अब उसकी हालत देखने के बाद जू को खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो कहता है कि सॉरी ब्रदर, मेरा वजन ना थोड़ा बीच का है, I mean थोड़ा सा बढ़ गया है। वो तो कहता है थोड़ा नहीं, तू फूल फूल के कद्दू बन चुका है, थोड़ा अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर। और फिर वो उसे कह रहा था तुम्हें सीट बेल्ट दिख रही होगी ना, उसे बांध लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। तभी हमारा हीरो अपनी पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके तैयार हो जाता है। लोग उसे देखते रह जाते हैं और वो गोली की स्पीड से वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था। वो इतना स्पीड में आगे बढ़ रहा था कि बेचारे जू के लिए तो थोड़ी देर के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो तो आजू बाजू टेढ़ा मेढ़ा हर तरह से घूमे जा रहा था। ज़ेंगडोंग की स्पीड की वजह से उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं, पर फिर थोड़ी देर के बाद वो ज़ेंगडोंग की स्पीड के साथ आसपास की सीनरियों को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगा था। हर चीज उसे काफी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। वहीं उसे एंजॉय करता देखकर हमारा ज़ेंगडोंग और भी अच्छी खासी वादियों से उसे लेकर जा रहा था, अपनी स्पीड को और फास्ट करते हुए, ताकि वो इस मोमेंट को और ज्यादा एंजॉय कर सके। ये सीन सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको एंजॉय करना है तो मैं इसकी रील अपलोड कर दूंगी, ओके? अगर चाहिए तो कमेंट करना होगा। यहाँ वो दोनों सफर में आगे बढ़ रहे थे कि तभी जू अपने सीनियर ब्रदर से सवाल करता है कि आखिर आप क्योदोंग को ढूंढोगे कैसे? ज़ेंगडोंग का कहना था कि बहुत आसान है, सबसे पहले हमें लो फैमिली जाना होगा और वहाँ जाने के बाद तुम्हें सबसे पहले क्योदोंग को डिवोर्स देना होगा। ये सुनकर तो बेचारे के होश उड़ जाते हैं कि ब्रो, बंदी दिलवाने जा रहे हो कि छुड़वाने जा रहे हो? और फिर फाइनली पूरे दिन के सफर के बाद हमें शाम को दिखाते हैं उसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी कि वो तो वॉमिट करना शुरू कर देता है। बेचारे को मोशन सिकनेस हो गया था। अब ज़ेंगडोंग प्लेन की तरह उड़ रहा था तो बेचारे को तो होना ही था। हमारा ज़ेंगडोंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, उल्टी करते रहो, एक दिन तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और ज़ू शिकियान भी लाइक, सीनियर ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्योदोंग को ढूंढने से क्या लेना देना है, आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं उससे डाइवोर्स दूं? ये बोलकर फिर से वॉमिट करना शुरू कर देता है। और ज़ेंगडोंग उसे समझा रहा था कि अगर तुम उसे डाइवोर्स दोगे तो अगर वो तुमसे छुप रही हुई तो फिर तुमसे छुपने की कोई और वजह बचेगी नहीं ना, तो सामने आ जाएगी। हालांकि बेचारी की कोई गलती है नहीं, अगर मेरी भी शादी तुमसे हो रही होती तो मैं जरूर छुप रहा होता। जू तो यही सोच रहा था कि कौन से दुश्मन से पाला पड़ा है उसका। और हमारा हीरो भी लाइक, ये आसान तरीका है ना उसे ढूंढने का, मैंने तो कहा था। पर जू को बुरा इस बात का लग रहा था कि उसे ढूंढने के चक्कर में मुझे उसे डाइवोर्स देना पड़ रहा है ना, वो मेरी और बीवी नहीं रहेगी। ऐसे भी उसे ढूंढने का क्या फायदा, अगर वो वापस आकर मुझसे शादी करने से मना कर दे तो मैं तो उसे वैसे भी खो दूंगा ना। पर अब तो उसकी बातों से ज़ेंगडोंग का सब्र जवाब दे जाता है। वो तो उस पर चढ़ते हुए कहता है कि इससे ज्यादा यूजलेस ये नहीं है कि तुम उसके हस्बैंड हो। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उस वक्त तुमसे शादी की। अपना साइज देखो, अगर वो तुमसे एडमायर हो भी तो क्या चीज देखकर होगी। अब ये सुनकर तो बेचारे को मोटिवेशन मिल जाती है। वो तो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप सही कह रहे हैं, मुझे मार्शल आर्ट सीखना होगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा। उसके लिए हमारा हीरो भी उसे इक्वली मोटिवेट कर रहा था कि सही सोचा, चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। और फिर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक सांड जैसा दिखने वाला बंदा आकर उनका रास्ता रोक लेता है। डर के मारे तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और वो बंदा उन दोनों पर चढ़ते हुए कह रहा था कि ये इलाका मेरा है, अगर तुम्हें इस रोड से गुजरना है तो ये सड़कें खरीदनी होंगी। उसकी बातें सुनकर तो जू को हंसी आ जाती है। वो तो कहता है कि सर आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सड़क सरकार ने बनाई है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और रहा सवाल इन पेड़ों का, तो ये तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो क्या आपने इन पेड़ों को अपने पैदा होने से पहले लगाया था? वो बंदा तो फुल टू कंफ्यूज रह जाता है। पर जू दिल का बहुत ज्यादा साफ था, इसलिए वो अपनी पोटली में से एक तेल निकाल कर उसे ऑफर करते हुए कहता है कि मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए आप ये रख लीजिए, मैं बहुत दिलदार हूँ। पर वो पैसे देखकर मानने की बजाय ये बंदा तो उसकी पोटली पर ही नजर मारने लग गया था, जो चीज ज़ेंगडोंग अच्छे से भाप लेता है। तो जब वो बंदा अपने स्वॉर्ड से जू पर हमला करने वाला था तो उसने जू को पीछे खींच लिया था, जिससे ये अटैक डॉज हो जाता है। अब ये देखकर तो उस बंदे को गुस्सा आने लग गया था, तो वो अपने साथी को बुला लेता है वहाँ पर आवाज लगाकर। उसका साथी राउंडेड ब्लेड के साथ वहाँ पर हाजिर हो चुका था, जो देखने से ही काफी खूंखार लग रहा था। उसे देखते ही ज़ेंगडोंग उसे पहचान जाता है। वो बताता है कि ये ताओहाओ माउंटेन का सबसे बड़ा लुटेरा ज़ेकी है और उसका साथी ये गेंडे जैसा दिखने वाला बंदा बादाओ ज़ेनशियांग। ज़ेंगडोंग को उन दोनों के बारे में इतना पता देखकर वो बंदा खुश हो जाता है और फिर अपने साथी से कहता है कि ये तो हमारे बारे में अच्छे से जानता है, यानी इसे मारने में और मजा आएगा। पता लगता है कि इन लोगों की तो 20 लोगों का ग्रुप था और ये लोग भी ज़ेंगडोंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो अपने वेपन से इसे डराते हुए कहते हैं कि हम हमारे 18 भाइयों का बदला आज तुझसे लेंगे, क्या सही जगह पर मुलाकात हुई है तुझसे। और फिर वो दोनों अपने अपने वेपन के साथ स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके हमला करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ ज़ेंगडोंग भी अपने निशाने लगाने वाले मशीन के साथ रेडी था। जैसे ही वो दोनों नमूने अपना वेपन लेकर उसके पास आते हैं, ज़ेंगडोंग एक छलांग लगाते हुए हवा में पहुंच जाता है। उसने जू को अपनी पीठ पर सवार कर लिया था और हवा में जाते ही वो दोनों एरो शूट कर देता है। उन दोनों ने ही आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से ज़ेंगडोंग के ये एरोस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसे तो गुस्सा आ रहा था और ये दोनों भी उसे धमकाते हुए कहते हैं कि बच्चे आज तेरे इस झुनझुने वाले खिलौने को तोड़ देंगे, जिससे तेरी सारी की सारी हेकड़ी यही निकल जाएगी। वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड स्किल्स और मार्शल आर्ट का यूज कर रहे थे। उन दोनों में से एक का अटैक ऑलमोस्ट जू को हिट होने ही वाला था, जिसे ज़ेंगडोंग ने डॉज करवा
करवा लिया था। वो खुद के साथ साथ जू को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसके लिए ये फाइट और ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब तक उस बंदे ने ज़ेंगडोंग को रोकने के लिए हिडन वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ज़ेंगडोंग को समझ आ गया था कि फिलहाल के लिए फाइट को कंटिन्यू करना बेवकूफी होगी, तो वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। पीछे से ये बंदा जोर जोर से उन पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। जैकी ने अपने राउंडेड वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, जो कि जू को ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला था, पर ये वाला भी अटैक ज़ेंगडोंग ने काफी आराम से डॉज करवा लिया था और अब वो अपनी स्पीड का यूज करके वहाँ से स्किप कर जाता है। क्लिफ के एजेस पर पहुंचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा नहीं करा, और ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। पर तभी जैकी पीछे माउंटेन से उसके ऊपर अपने वेपन को थ्रो कर देता है। उसका डिटैचेबल राउंडेड वेपन पहले तो जू को टारगेट कर रहा था और फिर वापस रिवर्स होकर ज़ेंगडोंग को। ये बंदा अपनी स्वॉर्ड स्किल में सच में काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पर जू को उसका वेपन देखकर याद आता है कि मास्टर ने एक बार उसे मून डबल ब्लेड के बारे में सिखाया था। उस टेक्निक को याद करते ही वो समझ आता है कि मास्टर ने उसे इस वेपन से बचने के तरीके भी सिखाए थे, जिसे वो याद करते हुए ज़ेंगडोंग को बताने लगता है। तो जैसे जैसे जैकी उन पर हमला कर रहा था, जू हमारे ज़ेंगडोंग को इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि उसे कब जंप करना है, कब लेफ्ट जाना है, कब राइट जाना है, और वो उसकी बातों को फॉलो करने लग गया था। जिससे ऐसा करते हुए वो लोग काफी देर तक उस बंदे के अटैक्स को डॉज करते जा रहे थे और वो पैनिक करने लग जाता है। इन दोनों की जोड़ी मिलकर तो कमाल मचा रही थी, इसीलिए वो ध्यान भी नहीं देता और वो बंदा अटैक करते हुए जू के काफी पास पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, जू इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए उसके भी मेरिडियंस को लॉक कर चुका था। अब उसे पुतला बनाने के बाद ये दोनों वहाँ से बड़े आराम से स्किप कर चुके थे। वैसे भागते भागते ज़ेंगडोंग को अभी तक पता नहीं लगा था कि वो बंदा उनका पीछा छोड़ चुका है। वो तो पूछा था कि जूनियर अब आगे मुझे क्या करना है, पर वो तो कहता है कि सीनियर ब्रदर अब आपको भागने की जरूरत नहीं, मैंने उस बंदे को फ्रीज कर दिया। अब तो हमारा हीरो अपने जूनियर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो कहता है कि आखिर तुमने इसे फ्रीज कैसे किया, तू तो कमाल का है भाई। ज़ेंगडोंग को जैकी का वो मून ब्लेड चाहिए था, जिसके लिए वो अपनी जान लगाकर उसके हाथ से वो वेपन खींचने लगता है, जो कि वो देना नहीं चाहता था। फिर भी ज़ेंगडोंग ने उसके हाथ से वो वेपन ले लिया था और अब उसे धमकाते हुए कहता है कि अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। सोच रहा हूँ कि क्यों ना तेरी गर्दन उड़ा दूं या फिर तेरे हाथ अलग कर दूं। वो तो शायद उस पर हमला कर भी देता, पर यहाँ पर जू से रोक देता है, ये कहते हुए कि ब्रो क्या कर रहे हो। ज़ेंगडोंग भी ज्यादा कुछ नहीं, बस काट कर इसका हाथ अलग कर रहा हूँ, ये बोलकर दोबारा हमला करने लग जाता है। पर जू ने इस बार उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोका था और वो कहता है कि ब्रो शायद आप भूल रहे हैं कि ये मरा नहीं है, जिंदा है, बस फ्रीज हुआ है। अगर आप जिंदा इंसान के हाथ को काटोगे तो ये तो क्रोल हो जाएगा ना। पर ज़ेंगडोंग का कहना था कि तुम जानते हो ये कितना बड़ा लुटेरा है, इसके ऊपर 3000 टेल्स का इनाम है। पर पैसों को लेकर जू को कहाँ कोई प्रॉब्लम होनी थी। वो तो कहता है कि ब्रो उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में है, अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांग लेना। तो इस बात पर तो ज़ेंगडोंग की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पैसों की पोटली लेकर तो ये खुद ही चल रहा था। अब इसके सामने पैसों की बात क्या ही करना। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बिल्कुल पसंद नहीं आती। बातों में उन्होंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जू चिल्लाते हुए कहता है कि बिग ब्रो भागो यहाँ से, क्योंकि वो गेंडा अपने वेपन के साथ उनके पास पहुंच गया था। वो तो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। ज़ेंगडोंग जू से पूछ रहा था कि क्या तुमने इसकी स्वॉर्ड आर्ट को कहीं पर देखा है। वो तो कहता है कि नहीं ब्रो अब तो भागना ही पड़ेगा। ज़ेंगडोंग अपनी फिर से स्पीड का यूज करके वहाँ से रवाना हो चुका था और इस गधे को ये यकीन नहीं होता कि आखिर ये लड़का कितना तेज है। 200 किलो के बोरे को अपने कंधे पर लेकर इतनी तेज कैसे भाग सकता है। पर उन दोनों से ज्यादा गुस्सा उसे अपने भाई पर आ रहा था कि बे तूने इसे जाने कैसे दिया। पर फिर उसे देखने को मिलता है कि उसका भाई तो फूट फूट के रो रहा है, क्योंकि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। और उसके भाई की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि ऐसे फ्रीज होने की वजह से उसकी पैंट गीली हो जाती है। तो रास्ते में जाते हुए वो सांड अपने भाई से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा एवेंज लूं, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में गाँव में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे ये सारी बातें सुननी पड़ती है। वो दोनों चोर वापस जा रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से आ रही जिएशन पे पड़ती है, जो कि उन दोनों को कह रही थी कि तियानहाई माउंटेन के तो फेमस चोर। मुझे नहीं पता था कि ये माउंटेन पूरी तरह से एविल से भरा हुआ है, हर कदम पर नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है। ये दोनों चोर भी समझ जाते हैं कि ये लड़की उन्हें मारने आई है। इन्हें अब तक पता लग चुका था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो कि टॉमबॉय बनी घूम रही है। उन्हें तो लग रहा था कि ये उनसे कमजोर होगी, ये बड़े आराम से उसे हरा देंगे। तो जब जैकी अपने मून ब्लेड का यूज करता है, ये बंदी बड़े आराम से अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसके मून ब्लेड को पकड़ लेती है। वो भी उसके काफी पास आ चुका था। वो काफी अच्छे से जैकी के वेपन को कंट्रोल करते हुए उसे जमीन में धंसा चुकी थी। उसके अटैक्स इतने ज्यादा कूल थे कि वो किक करके ही उसके वेपन को उसकी तरफ रिवर्स कर देती है, जो ऑलमोस्ट उसे हिट होने ही वाला था। इस लड़की को मून ब्लेड चलाने के लिए ब्लेड हैंडल्स की भी जरूरत नहीं है। वहीं जब दूसरा वाला बंदा उस पर हमला करता है तो वो स्वॉर्ड को काफी आराम से डॉज कर चुकी थी और फिर उसके चिक्स को पकड़कर उसे जमीन पर दे मारती है। उसने तो उसके दाढ़ी के काफी बाल भी खींच लिए थे, जिससे उन दोनों का ही गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिर से अपने अपने वेपन के साथ एक साथ उस पर हमला कर देते हैं।
पर जियाशान इतनी ज्यादा कूल थी कि ना तो वो अपनी जगह से हिलती है और ना ही उनके अटैक्स को डॉज करती है, बल्कि अपना वेपन निकालकर दोनों का ही खेल एक साथ खत्म कर देती है। उसका अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल का था। उसने एक ही स्लैश से उन दोनों को ही ढेर कर दिया था। दूसरी तरफ जू को दिखाते हैं, जो कि ज़ेंगडोंग के फिर से तेजी से भागने की वजह से मोशन सिकनेस का शिकार हो चुका था। ये बंदा उसे उल्टियां करवा करवा के मार देगा। वो तो ज़ेंगडोंग से कह रहा था कि ब्रो अब मेरी और हिम्मत नहीं उल्टी करने की, प्लीज और मत भागना, आज के लिए मुझे आराम चाहिए। वो तो शिकायत करते हुए कह रहा था कि इस बार तो आप पिछली बार से भी ज्यादा तेज भागे हैं, मेरा तो पूरा ऊर्जा पुर्जा हिल चुका है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ज़ेंगडोंग को सच में बुरा लग रहा था। वो कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। अब तो जू को अपने एंसेस्टर लैंड वापस जाना था। तो उसकी बातें सुनने के बाद ज़ेंगडोंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि क्या बच्चों जैसी इज्जत लगा के रखिए, अपने सामने देखो कितना ब्यूटीफुल नजारा है। सिटी में लैंटर्न फेस्टिवल एंजॉय किया जा रहा था, चारों तरफ फायरवर्क्स हो रहे थे। ये नजारा काफी ज्यादा हेवनली था, जिसे देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए खो जाता है। ज़ेंगडोंग इस सिटी को जू से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये वेस्टर्न ईस्ट का सबसे नंबर 1 शहर है। तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी गोल्डन केव्स देखने को मिलेंगी। ये तांग के सबसे 4 फेमस सिटीज में से नंबर 1 पर आता है। इस सिटी को यांगजाओ सिटी कहते हैं। तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज देखने को मिलेगी जो कि यंगस्टर को पसंद आती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। आई एम श्योर तुम वो जगह बहुत एंजॉय करोगे। वो तो खुश हो जाता है कि पता नहीं उसके सीनियर ब्रदर उसे कहाँ ले जाएंगे। वो उस जगह का नाम बताता है तो उसकी भी आंखें चमक उठती हैं, हेयर पिन ब्रोथल, जहाँ एंट्रेंस पर पहुँचने के बाद उसे 2 लड़कियाँ रोक लेती हैं, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पिछली बार के शराब का पैसा तो दिया ही नहीं, अब दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। जू हैरान था कि उसके सीनियर ब्रदर की रेपुटेशन कितनी ज्यादा खराब है। तभी ज़ेंगडोंग बिना जू की परमिशन के उसकी पोटली में से एक सिल्वर टो निकालकर उन दोनों लड़कियों को पकड़ा देता है, जिससे वो खुश हो जाती हैं और फिर से उसका स्वागत करते हुए उसे अंदर ले जाती हैं। अंदर जाते हुए ज़ेंगडोंग उसे कह रहा था कि आज की वाइन तुम्हें मैं पिलाऊंगा, जबकि पैसे तो वो जू से ले रहा था। हमारे इनोसेंट जू ने इस तरीके की जगह पहली बार देखी थी, तो वो तो बड़ी हैरानी के साथ अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वहाँ की एक डांसर लड़की उसे तो अप्सरा लग रही थी, जिसकी डांस में वो इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको इल्यूजन होना शुरू हो चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ क्योतोंग है। जू को एहसास भी नहीं होता कि वो इल्यूजन में चला गया। उसे लग रहा था कि यही रियलिटी है। वो उस लड़की से भी कह रहा था कि तुम और कोई नहीं बल्कि मेरी क्योतोंग हो। फाइनली मुझे क्योतोंग मिल गई। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था अपनी क्योतोंग से मिलने के लिए। कि बेचारा जू उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही वहाँ पर ज़ेंग आ जाता है, जो कि उसे होश में लाते हुए कहता है कि ब्रो लगता है कि तुम होश में नहीं हो, तुम्हें यहाँ शर्माने की जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें अप्सराएं दिखाता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे लड़कियों के बीच में बिठा देता है, जहाँ बेचारा शर्म से लाल पीला हो रहा था। उसके बगल में मौजूद खूबसूरत सी लड़की उसे वाइन सर्व करते हुए उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि फिजिकल टच करते ही ब्लास्ट हो जाएगा। उसकी हरकतें देखकर ज़ेंग को लग रहा था कि वो शर्मा रहा है, तो वो उसे कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो पैसे है ना, फिर ये लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर नहीं निकालेंगे, एंजॉय करो। वो तो उन्हें पैसे उड़ाने को भी कहता है। जू के बहुत सारे पैसों पर तो ये सारी लड़कियां लट्टू हो चुकी थी और अब वो ज़ेंग को भी रिस्पेक्ट देते हुए कहती है कि यंग मास्टर ज़ेंग आपको आने में बहुत साल लग गए, आखिर आप इतने साल तक कहाँ थे। ये कहते हुए एक लड़की उस पर लीन करने जा रही थी, पर वो उसे डॉच कर लेता है। बेचारी जमीन पर गिर जाती है और ज़ेंग भी लाइक मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। उस लड़की के पूछने पर कि कौन सा जरूरी काम, हमारा ज़ेंग बताता है कि कुछ नहीं, बस लो फैमिली को जू की तरफ से डाइवोर्स पेपर सबमिट करने हैं। ये बोलते हुए वो विंडो ओपन करके नीचे की तरफ देख रहा था, जहाँ एक लड़की बड़े ही गौर से उसकी बातें सुन रही थी और ये चीज हमारा ज़ेंग नोटिस कर लेता है। वो तो वहाँ से जंप करते हुए सीधा उसकी बोट के ऊपर आ गया था, जिसकी लैंडिंग काफी क्रैश थी, पर उससे भी वो लड़की डरती नहीं। ज़ेंग तो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे सिंघाड़े चाहिए, क्योंकि वो सिंघाड़े बेच रही थी, पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे सिंघाड़ों में कुछ खास दिलचस्पी है। मुझे तो लगता है कि आपने अभी अभी जो बात की शायद आप उस बात से परेशान है, पर आप जैसे पावरफुल इंसान को इस तरीके की बातें खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी। पर ज़ेंग उससे कहता है कि तुम तो मुझसे पहले मिली भी नहीं हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं पावरफुल हूँ या नहीं। वो लड़की कहती है कि क्यों ना हो आप पावरफुल, आखिर लो फैमिली को तलाक के पेपर्स देना कोई आम बात थोड़ी ना। लो फैमिली यांगजाओ सिटी की काफी रेपुटेटेड फैमिली है। अगर उन्हें पता लगा कि उनकी बदनामी होगी, उनकी बेटी को तलाक दिया जा रहा है, तो सोचिए अगर ये खबर मैं उन तक पहुंचा दूं तो वो आपका क्या हाल करेंगे। पर ज़ेंगडोंग का कहना था कि जब तक यहाँ मैं हूँ मुझे किसी चीज का डर नहीं, अगर तुम्हें बात फैलानी है तो फैला दो, लेकिन उससे पहले मुझे तो पता लगे कि आखिर तुम्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। इससे पहले कि ज़ेंगडोंग उसके पास आता, वो लड़की बोट को पलटते हुए वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी, और हमारा ज़ेंग भी गिरता नहीं बल्कि खुद को संभाल लेता है और तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जू तो अपने ब्रो को देखकर हैरान था कि आखिर ये कितने स्मार्ट है। वहीं यहाँ पर ज़ेंग को एकदम कड़ी टक्कर मिलती है, क्योंकि वो लड़की किन काफी ज्यादा फास्ट थी। वो तो ज़ेंगडोंग को अपने पीछे भगाते हुए मार्केट के अंदर आ चुकी थी, जहाँ रश के अंदर भी वो काफी स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी हमारा ज़ेंग काफी स्पीड का यूज करते हुए उसे दबोचने ही वाला था कि उसके हाथ में उसका हेड आ जाता है। यहाँ ज़ेंग तो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता, ये कहते हुए कि बड़े दिनों के बाद
बाद किसी ने अच्छी टक्कर दी, मजा आया। पर इससे पहले कि वो लड़की दोबारा उसके हाथ लगती, वो वहाँ से 9-11 हो जाती है क्योंकि एक बग्गी ने जैंग का रास्ता रोक लिया था। पर हमें दिखाते हैं कि दूर से ये सारी चीजें कोई और नोटिस कर रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लो फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर ये खबर अब तक ने उन तक पहुँचा दी थी, जिससे वो सभी लोग पैनिक करने लग गए थे कि ये तो उनके फादर तो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दामाद 3000 मील तक चलकर आएगा तलाक पत्र देने के लिए। आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। अगर उसने सच में क्यों तो उनको तलाक दे दिया तो अब बात हमारी फैमिली की रेपुटेशन पर आ गई है। इस तरीके से फैमिली रेपुटेशन बर्बाद नहीं कर सकते। बाकी दोनों लो फैमिली के मेंबर्स भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि आपको कुछ करना होगा फादर। किम ने तो पैसों के बदले अपनी जबान खोल ली थी और फिर अब अपने काम निपटाने के बाद वो वहाँ से चलती है। जाते जाते लो फैमिली के हेड उसे अपनी जबान बंद रखने को कह रहे थे, वरना तो पूरे टाउन में उनकी बदनामी हो जाती। वो तो कसम खाती है कि आपसे पैसे लिए अब चू तक नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हमें जैंग को दिखाते हैं, जो कि जू के सामने 2 पेपर्स रखकर पेन पकड़ाते हुए कहता है कि चलो शुरू हो जाओ। अपने सामने इंक ब्रश और पेपर देखने के बाद वो कहता है कि जैंग ब्रदर, क्या आप चाहते हैं कि मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो दोबारा से बनाऊं, वो सारस और कछुए वाली पेंटिंग? पर हमारा जैंग कहता है कि मेरे छोटा भाई, लगता है ट्रैवल की वजह से दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्या बोला था मैंने तुझे? तलाक पत्र लिख चुपचाप। तलाक पत्र के नाम पर तो ये बंदा उठकर खड़ा हो जाता है कि क्या बोल रहे हो भैया। पर जैंग तोंग कहता है कि तू क्यों तोंग से प्यार करता है ना, हम 3000 मील इसीलिए तो आए थे ताकि तेरे प्यार को सुकून की जिंदगी दे सके, उसे सच्ची आजादी देकर। अगर तू उसे तलाक देगा तो वो आजाद हो जाएगी और यही तो प्यार है ना। वो तो जू को इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट करता है कि चलो चलो अब अपना सच्चा प्यार दिखाओ, चलो जल्दी से तलाक पेपर लिख दो। वो बंदा भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए तलाक पेपर लिखने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे तैयार होता है जैसे कि जंग पे जा रहा हो। अपनी प्यारी क्योतों को याद करते हुए वो बंदा तो काफी लंबी चौड़ी लेटर लिख चुका था उसके लिखने के दौरान में। बाकी सारी लड़कियां बाहर वेट कर रही थी और हमारा जैंग तो इतना ज्यादा बोर हो जाता है कि सो जाता है। और जब फाइनली जू ने लेटर लिख लिया था तो वो तो एक्साइटेड होकर लेटर पढ़ना शुरू कर देता है कि देखो तो सही आखिर उसके छोटे भाई ने लिखा क्या है। लेटर पढ़ता है तो वो तलाक पेपर कम लव लेटर ज्यादा लग रहा था। वो जू पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ मोटे, तुझे ये कहाँ से तलाक पेपर लग रहा है? ऐसा लगता है कि किसी लड़की को दूंगा तो पड़ जाएगी। बेचारा जू तो डरते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ ब्रो, आपने तो कहा था जो दिल में हो लिख देना। ये क्यों तो उनके लिए मेरी रियल फीलिंग्स है, मैं क्या करूँ? मेरे अंदर से कुछ गंदा गंदा निकल ही नहीं रहा उसके लिए। पर अब तक जैंगडोंग का सब्र जवाब दे चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अभी के अभी अगर तूने तलाक पेपर नहीं लिखा ना तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाते हैं, जो कि उन दोनों बैंडिट को मारने के बाद उनके वेपन को लाकर सबमिट कर देती है। इस टास्क को कंप्लीट करने की अनाउंसमेंट हो रही थी कि त्यान हाउ माउंटेन के बैंडिट को, जो कि शाओ और जैकी थे, उन पर 3000 का इनाम था जिसे मार गिराया है शियासानजी ने। और वो लोग वहाँ पर वांटेड लिस्ट में उनका नाम अपडेट कर रहे थे डेड के तौर पे। तभी वहाँ पर किन भी आ जाती है, जो कि जिया को देखकर कहती है कि ब्रो कांग्रेचुलेशन, आखिर तुमने इतने खतरनाक चोरों को न केवल पकड़ा बल्कि मार भी गिराया। जिया वहाँ पर किन को देखकर हैरान थी। वो कहती है कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इधर लो फैमिली के मेंशन में क्योतों का भाई लो कियान वो गुस्से में कहता है कि क्यों ना पिताजी मैं कुछ गुंडे बुलाऊं और उन दोनों को पकड़कर यहाँ मंगवा लूं, फिर तो हड्डी पसली तोड़ने के बाद वो शादी को कैसे तोड़ता है मैं भी देखता हूँ। ये बोलकर गुस्से से निकलने की तैयारी करा था और उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, कुछ करने से पहले सोचना होता है। जब भी यहाँ पर वो लो फैमिली में अपना बोनस कलेक्ट करने के लिए आता है तब भी तू उसके साथ फाइट करने लग जाता है तेरी वजह से। अब वो लो फैमिली के साथ रिवेंज लेने के लिए ये हरकत कर रहा है। उसकी मॉम भी उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं, अगर तुम फिर से उससे पंगा लोगे तो वो इस बार कुछ और बड़ा कर देगा, तुम तो जानते हो ना कितना सिर फिरा है वो। तभी यहाँ लो फैमिली के हेड को भी पता लग जाता है कि जिया ये, जो कि वहाँ की सबसे फेमस स्वॉर्ड मैन है, उसे रिसीव करने के लिए ये तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिया को असल में स्वॉर्ड डिवाइन हीरो के नाम से जानते हैं, जो कि त्यान शेन के साथ साथ काफी और फैमिलीज में भी शहरों में भी फेमस है। वो उसे काफी रिस्पेक्ट के साथ अपने घर में न्योता देते हैं। वो भी उनके रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर रही थी, पर इन सब से लोकियो को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो लोग यहाँ जिया से माफी मांग रहे थे क्योंकि वो उसकी ग्रैंड एंट्री नहीं करवा पाए। वो तो कहती है कि मुझे पता है आप लोगों की फैमिली अभी क्या फेस कर रही है, मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। अब इसके बाद हमें सीधा इन दोनों नमूनों को दिखाते हैं, जो कि सच धज कर पहुंच गए थे तलाक पत्र लेकर लो फैमिली मेंशन के बाहर। उनके वहां आने की वजह से चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो आसपास इसी बारे में बात कर रहे थे कि देखो ये लो फैमिली की लड़की को डाइवोर्स देने के लिए आया है और उसके हाथ में तो तलाक पत्र मौजूद है। जू, जो कि क्वेतों को छोड़ने से इतना ज्यादा हिचकिचा रहा था, अब अपने सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर काफी चौड़ में खड़ा हो जाता है ये हैंड ओवर करने के लिए। पर तभी लो मेंशन का दरवाजा ओपन होता है और काफी सारे गार्ड आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि ये चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। पर जैंग उनको देखकर घबराता नहीं, बल्कि हमारे जू को अपनी पीठ पर चढ़ाते हुए कहता है कि ब्रो अब फाइट दिखाने का टाइम आ गया, इसलिए एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो सभी गार्ड्स के अटैक से बचते बचते जू को आराम से उन लोगों के पास पहुंचा देता है, जिससे जू उनके प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करके उन्हें एक एक करके फ्रीज करता जा रहा था। यहाँ जैंग की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो गार्ड्स के हाथों आ ही नहीं रहा था। वो दोनों मिलके काफी तेजी के साथ एक एक करके उन सभी गार्ड्स को फ्रीज कर देते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ मौजूद उस डॉग को भी। बेचारे के प्रेशर
पॉइंट पर क्लिक करने की वजह से उसे एक जोर का झटका लगता है। सभी गार्ड्स को फ्रीज करने के बाद वो दोनों रिलैक्स कर ही रहते कि तभी लू मैंशन का दरवाजा ओपन होता है और वहाँ से और कोई नहीं बल्कि लोग क्यों बाहर आ जाता है, जो कि देखने से काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। पर ज़ैंग भी उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया था। थोड़ी देर में ये बंदा घुटनों पर आते हुए जू को ग्रीट कर रहा था और साथ ही ज़ैंग को भी, वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। वो तो कह रहा था कि आप दोनों यहाँ पर आए, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप लोगों का स्वागत करने का मौका मिला। ज़ैंग उसकी नौटंकी देखकर कहता है कि एक बात बता, आज तूने क्या खा लिया था जो आज तू मुझे बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है? इससे पहले तो जब भी मैं यहाँ पर बोनस कलेक्ट करने आता था तू हमेशा मुझे मार्शल आर्ट का कचरा कहकर ही बुलाता था। तूने मुझे सीनियर बोलकर तो कभी रिस्पेक्ट दी नहीं। वैसे यहाँ पर जू ने जो मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई थी ना, उसे देखने के बाद किन काफी ज्यादा शौक रह गई थी और यहाँ उनकी बातों को वो नोट करती जा रही थी अपनी डायरी में। एक नंबर की जासूस लड़की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ती। वहीं यहाँ ज़ैंग और अपने साले के बीच की हो रही कन्वर्सेशन को देखने के बाद जू कहता है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताओ, आपकी और इस बंदे की कोई झड़प है क्या? ज़ैंग भी लाइक हाँ, तेरा साला मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। अब ये सुनने के बाद तो जू भी लाइक कि ठीक है, फिर देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर आगे आ जाता है और काफी जोर में कहता है कि क्या कहा साले साहब आपने? वो तो फिर से उसके आगे झुकते हुए कह रहा था कि मैंने कहा कि आपका स्वागत है। पर यहाँ जू भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे तलाक पेपर पकड़ाने वाला था। ये देखकर तो वो बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है और रोते रोते कहता है कि क्यों, मेरी बहन को तलाक क्यों देना चाहते हैं? अगर ये मेरी वजह से है तो फिर आप लोग मुझे किसी भी तरीके की सजा दे सकते हैं। और फिर वो ज़ैंग से कहता है कि ये लो मेरी तशरीफ हाजिर है, जितना मारना है मार लो। फिर ज़ैंग उसकी हरकतों से परेशान होते हुए कहता है कि ब्रो, यहाँ मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, अपने छोटे भाई जू के लिए आया हूँ, तो इसलिए ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसे क्रॉस करता हुआ लू मैंशन के अंदर चला जाता है। और इसके बाद जब वो जू से कहता है कि ये डाइवोर्स लेटर इन लोगों को हैंड ओवर कर दो, तो वो फिर से उनके रास्ते को रोक कर वहाँ गिड़गिड़ाकर नौटंकी करना शुरू कर देता है। उसकी इस तरीके की हरकतें देखकर तो किन भी हैरान थी, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट था और वो इस तरीके से इन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, ये तो हैरान काबिल है। वैसे वो इतनी ज्यादा पिटाई की डिमांड कर रहा था कि ज़ैंग भी लाइक अगर तेरा दिल यही चाहता है तो क्यों ना तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। और फिर बाकी लोगों को सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि ज़ैंग ने मार मार कर उसके चेहरे का भटूरा बना दिया था। नेक्स्ट सीन में बेचारा इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी ऐसी लुटी पुटी हालत में ही उन्हें खाना सर्व कर रहा था। ज़ैंग इस मौके को जाने नहीं देता, बल्कि उससे कहता है कि एक बात बता, इतने सालों से जो तूने मेरा बोनस खाया वो कब लौट आएगा? उन दोनों के बीच में माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था और जू तो टकटकी लगाकर देखने लगता है कि आगे क्या होगा। तभी वो बंदा अपने सर्वेंट से 1000 साल पुरानी वाइन लाने को कहता है और फिर वो ज़ैंग को ऑफर करते हुए कहता है कि ये वाइन बहुत ज्यादा टेस्टी और महंगी है, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ज़ैंग की कमजोरी तो आप जानते हैं, वाइन देखकर ही पिघल जाता है। और फिर जब जू अपने सीनियर ब्रदर को टल्ली होते हुए देखता है तो वो उन्हें दिखाते हुए कहता है कि डाइवोर्स लेटर का क्या करना है ब्रो? लू क्योंकि तो पसीने छूट रहे थे कि अरे ये भूल रहा है ना, तो फिर इसे याद क्यों दिला रहे हो? वहीं ज़ैंग भी लाइक अब तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे डाइवोर्स लेटर के साथ क्या करना है। अब ये देखकर तो जू को गुस्सा आ गया था। वो अपने साले को बुलाते हुए कहता है कि इधर आओ। वो बंदा तो डर से पसीना पसीना हो जाता है। डाइवोर्स लेटर को देखने के बाद वो तो यही सोच रहा था कि पता नहीं अब उसके जीजा जी उसके साथ क्या करेंगे। वो तो उनकी तारीफ करते हुए कह रहा था कि 10 सालों में मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, आप कितने यंग हो गए हैं और कितने हैंडसम भी। मक्खन मार रहा था। पर यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस दिखने वाला जू क्योतेंग के बारे में सुनकर पिघल जाता है जब उसका साला कहता है कि क्योतेंग यहाँ आने वाली है। वो तो खुश होते हुए कहता है कि कब आएगी। क्योनियन बताता है कि लो फैमिली में अभी वरिष्ठ लोगों की पूजा होने वाली है, जिसके लिए सभी फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है, तो आप फिक्र ना करो जीजू, क्योतेंग भी आज रात को आ ही जाएगी। अब जू को पटा लेने के बाद ये बंदा चुपके चुपके उस डाइवोर्स लेटर को खिसकाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले जू उस पर फिर से चिल्ला उठता है, जिससे बेचारा फिर से पानी पानी हो चुका था। और यहाँ पर जू का सवाल था कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ। वो तो कहता है कि रिलैक्स जीजू, कल ही मिल लोगे, एक काम करो वाइन एंजॉय करो, रात अच्छे से गुजरेगी। ये दोनों ही जने काफी बुरी तरीके से टल्ली हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ज़ैंग की आंख खुलती है तो एक चूहा ऑलमोस्ट बस उसकी पप्पी लेने ही वाला था। फिर वो देखता है कि वो तो कारागार में बंद है। उसी के बगल में जू भी मौजूद था, जो कि घोड़े बेच के सो रहा है। वो तो उसे जगा रहा था। जगाते ही बेचारा चीख उठता है। वो भी अपने आसपास के एरिया को देखकर हैरान था, पर उससे भी ज्यादा तो उसे गुस्सा आने लगता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि जल्दी से मुझे खुलवाओ और ये कपड़े उतारो, ये गंदे हो गए। पर ज़ैंग बोला कि तुझे कपड़ों की पड़ी है, तुझे नहीं पता कि अभी थोड़ी देर में हम मरने वाले हैं। ये सुनकर जू को समझ नहीं आता कि उसके ससुराल वाले उसे क्यों मारेंगे, जबकि उसने तो क्योतेंग को तलाक दे दिया ना। पर ज़ैंग बोला लो फैमिली अपनी बदनामी क्यों चाहेगी? अगर तुम क्योतेंग को तलाक दोगे तो इससे तो उनकी फैमिली बदनाम हो जाएगी ना, और वो ये नहीं चाहते। जू को अजीब लग रहा था कि उसकी वाइफ की रेपुटेशन उसके इंडिपेंडेंस से ज्यादा है। उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसकी शादी हो रही है तो फिर तलाक लेना क्यों नहीं जरूरी। पर यहाँ ज़ैंग को खुद पे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहता है कि मैं हड्डी सिकोड़ने वाली मेथड का यूज तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद को सजा दूंगा। ये बोलने के बाद खुद को दीवार से हिट करना शुरू कर देता है। जू को समझ नहीं आता कि उसके सीनियर ब्रदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मेरा मार्शल आर्ट बैन होने की वजह से मैं लो फैमिली के साथ जुड़ गया था और वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़कर मैं इनसे बोनस कलेक्ट करता था। पर 10 सालों में इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर
टॉर्चर किया और मैं बस उन्हें बदनाम करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर फंसे हुए हो और अब मैं ये टेक्निक भी परफॉर्म नहीं कर सकता तुम्हें बचाने के लिए। पर जू भी लाइक, आप क्यों नहीं कर सकते? वो बता देता है कि उसकी मार्शल आर्ट बैन है इस वजह से। पर तभी उसकी नजर जू पर पड़ती है जिसने अपने इस रस्सी को ओपन कर लिया था। वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया? जू भी लाइक, बहुत ज्यादा आसान है। और फिर वो एक और टेक्निक का यूज करके उसकी भी रस्सियां खोल देता है। ज़ेंग ये देखकर हैरान था कि मास्टर ने अपनी फेमस टेक्निक ज़्याओ वू ज़ियांगोंग इसको सौंप दी। वो तो बहुत ही क्यूट तरीके से कहता है कि हाँ। अब ये देखकर तो ज़ेंग को गुस्सा आ रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया, तेरे चक्कर में दीवार से भिड़ गया। वैसे उस कारागार में चूहों ने हमारे ज़ेंग को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वो बार बार उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। पर इन सबसे बेखबर ज़ेंग कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लो फैमिली इतनी ज्यादा क्रूर होगी। उनके लिए उनकी रेपुटेशन किसी भी सही और गलत से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर इस बार मैं यहाँ से बच के निकल गया ना तो फिर मैं लो फैमिली को तो सच में कुछ न कुछ सिखा कर जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो जू को भी अपने साथ मिलने को कहता है। वो दोनों एक साथ नारे लगा रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें लो फैमिली के लोगों पर चिल्लाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। बाहर झांकने पर उन्हें पता लगता है कि बाहर तो तहलका मचा हुआ है। लोगों ने हमला कर दिया है लो फैमिली पर। चारों तरफ आग लगी हुई है और पूरी तरह तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले ज़ेंग ने उनके साथ करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर जू कहता है कि ब्रो, मुझे लगता है कि आप जो कहते हैं वो सारी बातें सच हो जाती हैं। आप तो सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। पर ज़ेंग भी लाइक, अगर ऐसी बातें सच होती तो अभी मेरे पास 12 बीवियां होती और मैं उनके साथ मजे कर रहा होता, बहुत ज्यादा अमीर होता, यहाँ तेरे साथ थोड़ी पड़ा होता। वैसे उन दोनों के साथ वहाँ पर वो छोटा चूहा भी इस फाइट को देखकर एंजॉय कर रहा था कि तभी उस पर जू की नजर पड़ती है और वो उसे भी शौक देकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उस छोटे चूहे ने हमारी ज़ेंग के नाक में दम जो करके रखा हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को तो सही सलामत दिखाया जाता है, लेकिन लो फैमिली का नामो निशान मिट चुका था। पूरा मेंशन जले जा रहा था और ये दोनों बस आराम से इसे विटनेस कर रहे थे कि अच्छा हुआ ये लोग अंदर थे, बाहर होते तो इनका भी खेल खत्म हो चुका होता। दिखाते हैं कि जैसे ही जू को एहसास होता है कि लो फैमिली पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है, यानी कि उसकी प्यारी क्योतोंग भी अब नहीं रही, तो वो तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। यहाँ ज़ेंग भी लाइक, ये लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने वाले थे, पर किसने सोचा था कि इन पर हमला हो जाएगा और ये खुद किसी के पूर्वज बनकर रह जाएंगे। इनकी तो सारी की सारी पुश्तें इसी आग में जलकर खत्म हो गई होगी, शायद तुम्हारी क्योतोंग भी। जू क्योतोंग से सच में काफी ज्यादा प्यार करता था। वो तो उसके लिए आग में जलने को भी तैयार हो जाता है। उसका कहना था कि मुझे कुछ भी करके क्योतोंग को बचाना होगा बिग ब्रो। पर ज़ेंग उसे संभाल लेता है, ये कहते हुए कि मेंशन सबसे पहले जला है और मुझे लगता है कि वो रात को आकर मेंशन में ही ठहरी होगी। ऐसे में अगर तुम उसे बचाने के लिए गए भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कुछ नहीं बचा। ये सुनकर तो जू अब खुद को और नहीं संभाल पाता और उसे इस तरीके से छोटे बच्चे की तरह रोता देखकर ज़ेंग को भी उसके लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली खोई थी। वो उसका दुख बहुत अच्छे से समझ सकता था। यहाँ तभी अचानक से हमारे जू और ज़ेंग को एक चीज रियलाइज होती है कि लो फैमिली के खत्म हो जाने की वजह से अब अल्टीमेटली उनकी शादी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई भी नहीं बचा जो कि उसकी शादी की गवाही दे सके। और अब वो इकलौता मेंबर बच गया था जो कि इनडायरेक्टली उन्हीं की ही फैमिली का मेंबर था। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी ज़ेंग लो फैमिली के फ्लैग को आग में झोंक देता है, ये कहते हुए कि अब इनका नामो निशानी नहीं बचा, तो अब इस फ्लैग का क्या काम। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जिएशन को दिखाते हैं जो कि आराम से अपनी टी एंजॉय कर रही थी। शायद उसे लो फैमिली की घटना के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर भागती भागती किंजन आ जाती है जो कि जिएशन को बताती है कि लास्ट नाइट को लो फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और मुझे लगता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि ज़ेंगडोंग और जू का है। ये सुनने के बाद तो शेंजिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। पता चलता है कि लास्ट नाइट को जब ज़ेंग और जू मिलकर उस फ्लैग को जला रहे थे तब किंजन को उसकी बातों से गलतफहमी हो गई कि इन दोनों ने लो फैमिली को खत्म किया है खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ेंगडोंग और जू मिलकर रिलैक्स कर रहे थे। जू भी लाइक, ब्रदर जो भी हमारे ससुर जी के खानदान के साथ हुआ क्यों ना हम उसके बारे में जाकर पुलिस को रिपोर्ट करें। पर ज़ेंगडोंग उसे वाइन सर्व करते हुए कहता है कि तुम ये पियो, मुझे लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हो। और इसके अलावा छोटे भाई, शायद तुम्हें अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम पुलिस को कुछ बता भी दोगे तो भी वो कुछ पता नहीं लगा सकती। बेचारे मासूम से जू को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो तो पूछता है कि ब्रो आगे क्या करेंगे। ज़ेंग भी लाइक, आगे क्या करना है, वाइन एंजॉय करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत होने की जरूरत है। जिसे पीते पीते हमारा जू तो कह रहा था कि ये लास्ट नाइट वाली वाइन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुनकर तो ज़ेंगडोंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या, तुझे नहीं पता था कि तेरे साले ने उस वाइन में हमारे लिए नींद की गोलियां मिलाई थी, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग था। अच्छा वो खुद राग बन गया, वरना मेरे हत्थे चढ़ता तो मार मार के भुर्ता बना देता उसका। अब शादी तो हमारे जू की कैंसिल हो गई थी, उसे कल्टीवेटर बनाना था। तो यहाँ पर ज़ेंग कहता है कि अब मैं फाइनली ऑफिशियली तुम्हें सोलो फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट की टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुमने ऑलरेडी ज़्याओ वू ज़ियांग नाम की टेक्निक का फाउंडेशन सीखा हुआ है, तो तुम्हें इसे सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस कुछ महीनों में तुम इसमें मास्टर हो जाओगे और फिर ये टेक्निक सिखाने के बाद मैं तुम्हारे शाही महल से काफी फेमस वाइन उठा लूंगा, ठीक है। तो अब उसे टेम्परेरीली
मास्टर बनाने के लिए जू उसे वाइन ऑफर करता है, जो कि उसने टेम्परेरी मास्टर बनने के लिए एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसे अपने मास्टर को भी श्रद्धांजलि देने के लिए वाइन थोड़ी सी जमीन पर गिरानी थी, पर वो तो बिना गिराए गटक जाता है। ये देखकर हमारा भोलू जू कहता है कि ब्रो, आपने मास्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए वाइन नीचे नहीं गिराई। वो तो कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ ना, तो मैं उसे काउंट कर लूंगा। बेचारा जू हैरान रह गया था अपने भाई का ये रिएक्शन देखने के बाद कि ये मास्टर की कितनी ज्यादा इज्जत करता है। अच्छा वो मास्टर इस इज्जत को देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। तभी उनकी बातों के बीच में वहाँ पर फेमी की एंट्री हो जाती है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, और उन दोनों के अच्छे मूड को देखकर वो तो खुश हो रहा था। हमारा भोलू जू उससे मिलते हुए भी उसे पैसे ऑफर करने वाला था, जिसे देखकर उस बंदे की आंखें चमक जाती है। पर ज़ेंग ने उसके पास से वो कॉइन छीनते हुए कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। फेमी कहता है कि तुम्हें ही उड़ती उड़ती खबर देने के लिए आऊं, जो कि तुम्हारे काम की है। दूसरी तरफ जिएशान को दिखाते हैं, जिसे इतनी आसानी से यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ेंडोंग और जू मिलकर लो फैमिली को खत्म कर दे। वो कहती है कि पक्का इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है ना। किनजेन कहती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। अगर होती तो मुझे जरा सी खबर तो लग जाती ना, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों ने लो फैमिली के फ्लैग को आग में झोंका, और ऐसा करने के बाद वो दोनों अपनी जीत पर जोर जोर से हंस रहे थे। इसका तो यही मतलब है ना कि वो लो फैमिली को मिटाकर ऐसा कर रहे थे। इसी बारे में खबर हमारा फेमी में ज़ेंग और जू के लिए लाया था, जिसे सुनकर तो जू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तो कहता है कि मैं अपने ससुराल को आग क्यों लगाऊंगा। दूसरी तरफ ज़ेंग अपनी सफाई में कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि पहले मैं लो फैमिली को खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार मैं अपने छोटे भाई के मैटर में वहाँ गया था। पर तभी फेमी अपनी डायरी निकाल कर कहता है कि रुको, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। आप अपने छोटे भाई के मैटर में गए थे उसका तलाक पत्र देने के लिए लो फैमिली को, राइट? वो कहता है हाँ। उन लोगों ने आपकी काफी अच्छे से खातिरदारी की, बहुत अच्छा स्वागत हुआ, क्या मैं सही हूँ? वो कहता है हाँ। उसके बाद उन लोगों ने आपको क्यों तोंग के साथ मैरिज खत्म करने से मनाया होगा, क्या मैं सही हूँ? वो कहता है कि हाँ मनाया था, लेकिन मैं नहीं माना। फेमी कहता है कि बस यहीं से कहानी बदल गई। उन लोगों ने आपकी बात को मना किया, आप गुस्से में आए, दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई और आपने लो फैमिली को खत्म कर दिया। ज़ेंग कहता है कि भाई मैं कितने सालों से लड़ा नहीं हूँ, आखिर मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानता? फेमी भी लाइक भाई जितना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ ना, ऐसी सिचुएशन में तुम जरूर लड़ते। तुम्हारे 10 सालों का गुस्सा भड़का और तुमने लो फैमिली को खत्म कर दिया, तुम तो ऑसम हो। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाता है कि ब्रो मैं सच में तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। और हमारा ज़ेंग भी लाइक मिल जा, तू तेरी हड्डियां पसलियां सबसे पहले तोड़ूंगा मैं। इधर दूसरी तरफ शैनजिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ेंडोंग और जू ने मर्डर किया होगा लो फैमिली का। वो तो कहती है कि मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर किन भी लाइक तुम जानती हो ना, यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई खबर पहुँचाता है तो वो मैं हूँ, और वह बिना श्योर हुए खबर नहीं पहुँचाती। और तुम्हें लगता है कि इस बार मैं गलत हूँ, जबकि हर बार मेरे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सही होती है। वैसे अब ये तुम्हारे ऊपर है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मैं चली हमारे टियान हाई सेक्ट, तुमसे भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी यांग जाओ साइड से निकल जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। उसके जाने के बाद यहाँ पर जिएशान का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर स्काई के होने का एहसास हो गया था, जिसे देखते हुए वो कहती है कि ज़ेंडोंग और जू तुम उनका पीछा कर रहे हो ना। स्काई भी लाइक तुम जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम पता लगा लोगी। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम उन दोनों को जानती हो। जिएशान उसे कंफर्म करते हुए कह रही थी कि वो दोनों मर्डरर्स नहीं है ना, इन सभी के पीछे तुम हो ना। पर ना तो वो एक्सेप्ट करता है और ना ही डिनाई, ये कहते हुए कि वो दोनों मर्डरर हैं या नहीं मुझे नहीं लगता कि अब ये मैटर भी करता है। दूसरी तरफ खुद पर मर्डर का इल्जाम लगने के बाद जू शिक्यान खुद को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। हमारा ज़ेंग तो उसे मुक्के मारकर कह रहा था कि अभी बेहोश होने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों निकल भी पाते उससे पहले उन पर हमला हो जाता है। ये टोकन नाइफ था जो कि ऑलमोस्ट उन्हें हिट होने ही वाला था। वो दोनों नीचे झाँक कर देखते हैं तो पता लगता है कि ये लोग लॉर्ड गुआन के सोल्जर्स हैं, जिनके साथ पहले भी ज़ेंगडोंग ने काम किया था। वही जनरल उनके सोल्जर्स की नजर जैसे ही ज़ेंगडोंग और जू पर पड़ती है, वो तो कहते हैं कि हम लोग ग्वानज़ुआंग से हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उनकी बात कंप्लीट भी नहीं होती कि तभी वहाँ पर एल्डर मोरोंग के आदमी आ जाते हैं, जो कि उन्हें येनन पैलेस लेकर जाने वाले थे, क्योंकि लो फैमिली का मैटर उनके अंडर आता है। तो वो कहते हैं कि हम हमारे गुनहगार को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे, और इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में तू मैं होने लग गई थी। उन चारों सोल्जर्स को आपस में बहस करता देखकर ये दोनों मौका पाकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं, जहाँ इससे पहले कि हमारा हीरो खिड़की टाप कर बाहर कूद पाता उसका रास्ता रोक लेता है खट्टा कट्टा इंसान, जो कि अपनी स्वॉर्ड लेकर उन्हें धमका रहा था। पता लगता है कि इस बंदे का नाम किंग ऑफ हेल है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक साथ 3 टेक्निक्स को ब्लॉक कर सकता है। उसे देखने के बाद तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी उधर से वो सोल्जर्स भी अब इन दोनों को भागने नहीं देना चाहते थे, तो आकर एक तरफ से इनका रास्ता रोक लेते हैं। बेचारे दोनों तरफ से फंस चुके थे। इधर किंग ऑफ हेल का बंदा इन दोनों से इंप्रेस होते हुए कहता है कि तुम दोनों ने तो क्या काम किया है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेरे साथ ताइहांग माउंटेन जाकर रहो। मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करता हूँ अपने साथ अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, बाकी बदले में मैं इन सोल्जर से तुम्हें बचा लूंगा। ये देखकर तो वो दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी वो सोल्जर्स आकर कहते हैं कि खबरदार अगर हमारे गुनहगार को ले जाने की कोशिश की तो। और फिर वो सोल्जर्स और किंग ऑफ हेल नाम का ये बंदा दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर एक ही अटैक में इस किंग ऑफ हेल ने उस सोल्जर्स की बोती बंद कर दी थी। दूसरी तरफ दूसरा वाला सोल्जर्स इन दोनों को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था कि हमारा ज़ेंग
ज़ेंगडोंग जू को अपनी पीठ पर बिछाकर फिर से अटैक से बचते बचाता वहाँ से एस्केप कर जाता है। जाते जाते सोल्जर्स को सबक सिखाने के लिए उसने 2 बार दरवाजा उसके मुंह पर मारकर उसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। वो दोनों सोल्जर्स हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वो तो उन्हें इस मॉडल से जाने ही नहीं दे रहे थे। हमारा ज़ेंगडोंग फाइट के बीच में पीनट्स का यूज करके एक बंदे के गले में पीनट फंसा देता है और दूसरे वाले के अटैक से बचते बचाते वो जू के हाथों से पाँव से उसके खानदान को खत्म करवाने ही वाला था। बेचारे को जोरदार किक लगती है और फिर जैसे ही ज़ेंग सीधा खड़ा होता है जू के सर से बेचारे को एक और जोरदार टक्कर लगती है और वो कहता है कि तुम लोगों को मेरे चेहरे से क्या प्रॉब्लम है, बार बार मेरे चेहरे पर क्यों अटैक कर रहे हो। और फिर अब वो दोनों सोल्जर्स एक दूसरे को संभालते हुए स्वॉर्ड के साथ मिलकर हमारे ज़ेंगडोंग और जू पर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ वो दोनों काफी बुरी तरीके से फंस चुके थे, पर उससे पहले किंग ऑफ हेल की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने कमाल के स्वॉर्ड टेक्निक्स के साथ उन सोल्जर्स को हराते हुए आगे बढ़ने लग गया था। उसने अकेले ने इन चारों सोल्जर्स को संभालना शुरू कर दिया था। फाइट धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। वहीं इन लोगों ने स्वॉर्ड के साथ हमला करते हुए किंग ऑफ हेल को काफी पीछे धकेल दिया था और अब वो इस फाइट को बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाले हैं। दूसरी तरफ जिये शन को दिखाते हैं, जो कि अब तक सारी कड़ियों को मिलाने के बाद पता लगा लेती है कि स्काई यहाँ पर कोई साजिश कर रहा है। उसे रेस्टोरेंट में हुए हमलों के बारे में भी पता लग जाता है। वो कहती है कि तुम ही बैंडिट से हमला करवा रहे हो ना इस रेस्टोरेंट में, तुम जानबूझ के उन लोगों पर हमला कर रहे हो जिन्हें ज़्याओ वुशिंग स्वॉर्ड टेक्निक आती है। तुम चाहते हो कि सारी दुनिया से वो लोग मिट जाएं जिन्हें भी ये स्वॉर्ड टेक्निक आती हो। तुम अकेले इस स्वॉर्ड टेक्निक के मास्टर्स बन के रहना चाहते हो, है ना? और यही वजह है कि चाहे किसी ने इलीगल तरीके से सीखा हो या लीगल तरीके से, तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे हो। उसने स्काई की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, क्योंकि वो भी अब सहम जाता है उसकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया शन इतनी जल्दी कड़ी से कड़ी मिला लेगी। यहाँ पर हो सकता है कि हमारे ज़ेंगडोंग के मास्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका मास्टरमाइंड स्काई हो, या फिर स्काई को भी कोई और कंट्रोल कर रहा हो। बाकी के पते तो आगे के एपिसोड्स में खुलेंगे। इधर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे ये फाइट इंटेंस की जगह कॉमेडी सीन बन गया था, जहां ज़ेंगडोंग बड़े फनी अंदाज से उन स्वॉर्डमैन्स को हरा रहा था बिना किसी वेपन का यूज किए। इन लोगों ने लड़ते लड़ते फिर से इस रेस्टोरेंट की हालत खराब कर दी थी। वो दो सोल्जर्स लीडर भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़ेंगडोंग उनके साथ जाए। यहाँ ये स्वॉर्ड मास्टर बाकी दोनों गार्ड्स के साथ लड़ते हुए कह रहे थे कि शायद तुम लोगों को पता नहीं कि मुझे किंग ऑफ हेल क्यों कहते हैं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरा नाम इस तरह क्यों रखा गया है। और फिर वो 2 मूव्स में ही उन दोनों को ढेर कर चुके थे। यहाँ पर ज़ेंगडोंग और जू दोनों ही फाइट करते हुए उन गार्ड्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, हम लोग चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों ने मिलकर लो फैमिली को नहीं हराया। वो किंग ऑफ हेल भी इन दोनों के पीछे इसी वजह से पड़ा हुआ था। तो वो तो उनकी राम कहानी सुनने के बाद कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम दोनों ने उसे मारा हो या नहीं, लेकिन मुझे तो तुम दोनों ही चाहिए। पर ज़ेंगडोंग तो किंग ऑफ हेल से लड़ने की बजाय उसे साफ साफ कह देता है कि देखो, बेशक से घटिया इंसान मेरा मास्टर रहा हो और हम लोग अंडरवर्ल्ड से छुप के जी रहे हो, मेरी मार्शल आर्ट बैन हो चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं कुत्ते की तरह भागकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। अब इस बात से तक किंग ऑफ हेल को गुस्सा आ गया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जिये शन की बातों से स्काई काफी गंभीर हो चुका था और अब वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर एक जबरदस्त स्लैश लगा देता है। जिये शन पहले से ही तैयार थी, इसलिए वो भी उसके स्लैश का जवाब एक जबरदस्त स्लैश लगा कर देती है। दोनों ने ही अपनी फाइट को इंटेंस कर लिया था। दोनों के मूव्स एक ही जैसे कमाल के थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देने लग जाते हैं। काफी लंबे समय से ज़्याओ वुशिंग की प्रैक्टिस करते हुए इस स्वॉर्ड मार्शल आर्ट में काफी इंटेंस हो चुका था, इसीलिए वो एक कट लगा देता है जिये शन के मास्क पर, ये शो करते हुए कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। दोनों ने ही अपनी पूरी पावर का जोर लगाकर एक दूसरे पर जानलेवा स्ट्राइक थ्रो कर दिया था। ये स्ट्राइक आपस में टकराते एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसी के साथ स्काई होश में आ गया था। हमें पता लगता है कि अब तक जो फाइट हमने देखी वो स्काई के माइंड में चल रही थी। वो सारे मूव्स को कैलकुलेट कर रहा था कि अगर वो इस तरीके से हमला करेगा तो शेंजिया उस पर किस तरीके से जवाब देगी, इसलिए वो बिना हमला किए वहाँ से चला जाता है और जिये शन जिसने कि अपनी स्वॉर्ड को प्रिपेयर करके रखा था वो भी रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर किंग ऑफ हेल ने मार मार के इन गार्ड्स को वहाँ से भगा दिया था और अब वो ज़ेंगडोंग आमने सामने थे, जहाँ ज़ेंगडोंग पीछे हट रहा था और ये बंदा गुस्से में उसकी तरफ आगे। इससे पहले कि किंग ऑफ हेल ज़ेंगडोंग को कोई और नुकसान पहुंचा पाता, तभी उसकी नजर जिये शन पर पड़ती है, जो कि उसे बचाने के लिए वहाँ आ गई थी। तो ये बंदा अब ज़ेंगडोंग को छोड़कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। हमारी जिये शन का अटैक इतना ज्यादा कूल था कि वो एक ही स्लैश में उसके स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देती है, पर उस बंदे का हमला भी बहुत जबरदस्त था। शेंजिया, जो कि अब तक काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, उसके भी हाथ कांपने शुरू हो चुके थे, पर डर और झिझक उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो अपने मूव्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। इसलिए दोबारा किंग ऑफ हेल के अटैक करने पर वो बहुत ही आराम से उसकी स्नेक अटैक को ब्लॉक कर लेती है। अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करने के बाद वो उस पे पंच फीस्ट बरसाकर उसे खुद से दूर कर चुकी थी। इससे पहले कि वो बंदा दोबारा उस पर हमला करता, उसे सीटियों की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि और सोल्जर्स यहाँ आ रहे हैं। तो वो फटाफट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके जाते ही हमारी जिये शन अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान में
वापस रख लेती है, जिससे ये समझ जाता है कि वो इसके लिए खतरा नहीं है। तो जैसे ही जिया शैन पोलाइटली खुद को इनसे इंट्रोड्यूस कराती है, हमारा हीरो तो नर्वसनेस में आकर जू को नीचे गिरा देता है। हालांकि हमारे ज़ेंग डोंग को लग रहा था कि ये एक लड़का है जिसके बारे में उसने सुना है कि वो स्वॉर्ड जीनियस के नाम से जाना जाता है। ये वो उससे मिलकर काफी खुश था। बेचारा जू तो खुद को गिराने पर कहता है कि ब्रो क्या कर रहे हो, अभी मेरी कमर टूट जाती। वैसे आखिर ये सीनियर ब्रदर है कौन ब्रो, मिलाओ तो सही। वो तो कहता है बाद में बताऊंगा कौन है। जिया शैन यहाँ ज़ेंग डोंग की तारीफ करते हुए कहती है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ तुम्हारी जान पर बात आई हुई थी, फिर भी तुमने उस बैनेट को ज्वाइन नहीं किया, काबिले तारीफ है। यहाँ ज़ेंग डोंग तो इमोशनल होते हुए कहता है, अब आपको क्या बताऊं स्वॉर्ड जीनियस, हमें फंसाया जा रहा है, आप जैसा समझ रही है मैं वैसा नहीं हूँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए, लेकिन लो फैमिली को मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है। पर जिया शैन कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग मर्डरर्स नहीं है, हाँ बुरे जरूर है, पर अभी मार्शल वर्ल्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, मुझे यकीन है आप लोगों पर। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है लेकिन ये हमारे साथ है। जिया शैन उनसे वादा करती है कि वो उनका साथ देगी उन्हें बचाने में, तो ये दोनों भी उसे खुशी से अपना भाई मान लेते हैं और उसे काफी रिस्पेक्ट देते हैं। पता नहीं हमारे जिया शैन को पता है या नहीं कि ये उसके सीनियर ब्रदर ज़ेंग डोंग है। इसके बाद 10 सालों के बाद हमें क्यो डोंग को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके अपने लेवल को इंक्रीज कर चुकी है। उसका ऑरा काफी ज्यादा जबरदस्त था। दूर से डिसाइपल्स उसके ब्रेक थ्रू को देखने के बाद कहते हैं कि एक और महाजीनियस। टियान शान सेट का कोई जवाब नहीं, यहाँ पर एक से बढ़कर एक डिसाइपल्स होते हैं। अपनी कल्टीवेशन करने के बाद क्यो डोंग सीधा जाती है जिया शैन के फादर के पास जो कि उसके मास्टर थे और पिछले 10 सालों से उससे प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो तो मास्टर टियान शैन को ग्रीट करते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे 10 सालों तक टियान शैन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का मौका दिया। मैंने इतनी अमेजिंग चीजें देख ली हैं, सीख ली हैं कि अब मुझे मरने का भी डर नहीं। पर यहाँ उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बुलाने का रीजन तुमसे ग्रीटिंग हासिल करना नहीं बल्कि तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना है जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और फिर वो बताते हैं कि मेरा एक डिसाइपल जियांग नैन गया हुआ था जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है जो तुम्हें अभी मिलेगी। ये बोलने के बाद वो लेटर उसे हैंड ओवर कर देते हैं जिसे पढ़ने के बाद क्यो डोंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इस लेटर में और कुछ नहीं बल्कि यही लिखा हुआ था कि ज़ेंग डोंग और जू शिक्यान ने लू फैमिली को जान से मार दिया ताकि वो क्यो डोंग के साथ अपने मैरिज को खत्म कर सके। अपनी फैमिली के मरने की खबर सुनने के बाद क्यो डोंग खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये जानकर कि उसकी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फियांसे जू है। उसे लग रहा था कि वो उसे हासिल करने के लिए इतना नीचे गिर गया, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और अब अपनी फैमिली के मौत का बदला वो जू शिक्यान से जरूर लेगी। यहाँ क्यो डोंग को पता लगता है कि ज़ेंग डोंग और जू शिक्यान ने बड़ी बेरहमी से उसके 100 से भी ज्यादा रिलेटिव्स, सगे भाई, मदर, फादर को जान से मार दिया और अब वो तुरंत उसे मारने के लिए वहाँ से रवाना होना चाहिए। क्यो डोंग ने और किसी से नहीं बल्कि जिया शैन के फादर से कल्टीवेशन सीखा था जो कि अब अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कह रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे इस खूनी झगड़े में शामिल होना पड़ेगा, तो मैं आपसे इजाजत लेकर इस सेट से बाहर जाना चाहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसने अभी तक गलियारा भी क्रॉस नहीं किया था कि दूसरा डिसाइपल आकर मास्टर को एक और न्यूज देता है। पहले तो मास्टर को लग रहा था कि ये पहले वाली न्यूज है, वो तो कह रहे थे कि मुझे पहले से मिल चुका है, लेकिन उस डिसाइपल की हड़बड़ी देखकर वो भी हैरान थे क्योंकि उन्हें जब नोट मिला उसमें बात कुछ और। तभी आसमान में फायरवर्क जलाकर सभी को आगाह किया जाता है कि जल्द से जल्द सेट के बाहर का दरवाजा बंद किया जाए और किसी को भी बाहर से नीचे ना जाने दिया जाए। क्यो डोंग जो कि बाहर से नीचे जाना चाहती थी यानी सेट से बाहर, वो इस न्यूज को सुनकर हैरान रह जाती है कि आखिर मास्टर ने ऐसा क्यों करवाया। पर तभी जब बाकी डिसाइपल्स इस काम में लग जाते हैं यानी कि एंट्रेंस दरवाजा बंद करने के लिए, तो क्यो डोंग वहाँ से बच के जाने की कोशिश करने लग जाती है, जिस पर सभी डिसाइपल्स उसके खिलाफ हो जाते हैं कि सीनियर आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो वापस चले जाइए। पर वो अपने जूनियर्स पर हमला करने के लिए पहले तो उनसे माफी मांगती है और एक एक को ठिकाने लगाने के बाद वो अपनी पावरफुल कल्टीवेशन शो करते हुए उनमें से एक की स्वॉर्ड रख लेती है और फिर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके बैरियर को पार करके वो सेट से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसके सभी जूनियर्स बेचारे उसे रोकते रह जाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। उसके सर पे तो कुछ और ही भूत सवार था। वो तो जू शिक्यान से कह रही थी कि बस थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। वही दूसरे ही पल हमें ज़ेंग डोंग और जू को दिखाते हैं जो कि ऐसा खाना खा रहे थे जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों पुराना बासी खाना है। ज़ेंग डोंग तो बड़े मजे से खा रहा था और फिर वो अपने जूनियर से कहता है कि अरे छोटे भाई किस चीज का इंतजार करे हो, खाने पे टूट पड़ो ना। पर वो तो कहता है कि सीनियर आपको कहाँ से ये खाना खाने लायक लग रहा है, ना दिनों पुराना ब्रेड है ये, ऊपर से कोई गोश्त भी नहीं है, इतना पुराना खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा रहूं। पर ये देख कर कि उसका जूनियर कितने नखरे कर रहा है, हमारा ज़ेंग डोंग उसके हाथ पाँव पकड़कर उसके मुंह में खाना ठुसाने वाला था। काफी ज्यादा जबरदस्ती करने के बावजूद भी जू वो खाना खाने को तैयार नहीं होता। उसके बदले तो वो ये कह रहा था कि ये खाना खाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उन दोनों की लड़ाई चली रही थी कि उसी बीच हमारे जिया शैन की एंट्री होती है जो कि ये कह रही थी कि मैं अभी तक जियांग नैन के उस हत्याकांड पर रिसर्च कर रही थी, मैं अभी फ्री हुई इन्वेस्टिगेट करते हुए। ये कहते हुए जैसे अंदर एंटर होती है, इन दोनों नमूनों को इस हालत में लड़ता हुआ देखकर उसके हाथ से तो खाने का डब्बा नीचे गिर जाता है। वो तो आंखें फाड़ के इन दोनों नमूनों को
फाइट करते हुए देख रही थी और ये दोनों भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। बात बदलने के लिए ज़ेंगडोंग अपने सीनियर जिया से कह रहा था कि आप बता रही थी कि आपको उस हत्यारे के बारे में कुछ खबर मिली, तो क्या खबर मिली? वो अपने खाने का डब्बा उठाते हुए उनके पास आते हुए बता रही थी कि कुछ नहीं, कुछ खास पता नहीं चला। असल में मैं तो जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मुझे मछुआरों के बनाया हुआ एक काफी फेमस डिश मिला, तो मैं इसे अकेले नहीं खाना चाहती थी, सोचा आप लोगों के साथ इसे एंजॉय करूं, तो बस वही ले आई। वो दोनों तो खाना देखकर ही खुश हो जाते हैं, काफी कुछ था खाने में, लेकिन हमारे बदमाश से हीरो ज़ेंगडोंग ने अपने जूनियर ब्रदर को वो बेकार खाना खिलाकर ही पेट भरा दिया था। बेचारा काफी गंदी डकारे लेते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे और नहीं खाना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मास्टर ने जो भी सिखाया था उसको। ये बोलकर चुपचाप मुंह लटकाकर चला जाता है। अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ उसे। दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग ने प्लेट सजानी शुरू कर दी थी तो हमारी जिया उससे कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है, मार्शल आर्ट के साथ साथ आपने इस अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाया है अपनी रिसर्च के जरिए, आप काफी अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं। मैंने सुना है कि जासूसी में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अपनी तारीफ को टालते हुए ज़ेंगडोंग कहता है कि नहीं, लोगों ने तो मुझे ओवर एस्टिमेट कर रखा है, मैं तो बस अपना पेट पालने के लिए ये सारे काम करता हूँ। पर यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिया शैनो से बताती है कि मैं 10 साल पुराने केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हमारा हीरो ज़ेंगडोंग उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वो तो उस केस की डिटेल मांग रहा था। जिया शैन बताती है कि 10 सालों पहले तियानशान सेक्ट की तरफ से 2 लोग अपने फैमिली रिलेटिव के पास जा रहे थे टियानची, पर रास्ते में ताइहेंग माउंटेन के कुछ फेमस बैंडिट उन पर हमला कर देते हैं। उनकी जान दांव पर लग चुकी थी। तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर एक यंग कल्टीवेटर अपीयर हुआ, जिसने अकेले ने अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके उन सभी गुंडों को मार दिया था। उस यंग कल्टीवेटर की वजह से उस फैमिली की जान बच गई थी। ये कहानी सुनते ही हमारे हीरो को सारा पास्ट याद आ जाता है। जब जिया शैनो से कहती है कि मुझे उसी यंग हीरो की तलाश है क्योंकि वो उस दिन के बाद से लापता हो चुका है। तो हमारे ज़ेंगडोंग का सवाल था कि मैं इस तरीके से बिना उस लड़के की और इन्फॉर्मेशन के उसे नहीं ढूंढ सकता, क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकती है? जिया शैन तो अपने सीनियर की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी और अपनी तारीफ सुनने के बाद हमारे ज़ेंगडोंग को खुद के लिए बुरा लगने लगता है। वो जिया शैन से कह रहा था कि सोचो 10 साल पहले वो लड़का यूं सबकी नजर से गायब हो गया, इसका तो एक ही मतलब बनता है ना कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहता है। तो फिर आप उसे क्यों ढूंढना चाहती हैं? उसे ढूंढना तो मुश्किल होगा ना, और अगर उसे ढूंढ भी लिया भी जाए तो भी वो सबके सामने नहीं आएगा। पर जिया शैन का कहना था कि वो उसकी नजरों में हीरो है, वो उसका आइडल है और वो उसकी वजह से हीरो बनी है, तो वो बस एक बार उससे मिलना चाहती है। यहाँ पर ज़ेंगडोंग इतना तो समझ आता है कि 10 साल पहले जो केस हुआ था उसमें ये लड़की भी हिस्सेदार है, पर अभी तक उसे ये नहीं पता लगा कि ये लड़की वही है जिसकी उसने जान बचाई थी और ये लड़का नहीं है। और ना ही हमारी जिया शैन को पता है कि ये ज़ेंगडोंग उसका ही सीनियर ज़ेंग है। यहाँ ज़ेंगडोंग जिया शैन से कहता है कि क्या हो अगर वो हीरो आपके सामने आ जाए और आपको पता लगे कि वो पहले जैसा पावरफुल नहीं है, ना उसके अंदर पहले जैसा जोश है और ना ही पहले जैसी ताकत, तो तब तुम क्या करोगी? पर इस बात पर जिया शैन उसके काफी पास आकर उसे घूर के देखते हुए कहती है कि मैं तब भी यही कहूंगी कि उस हीरो की अपनी कोई वजह होगी। उसने इतने इंटेंस तरीके से घूरा था कि ये दोनों ही नर्वस हो जाते हैं और फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वैसे मैंने सुना है सीनियर ज़ेंगडोंग आपके मास्टर और कोई नहीं बल्कि सीनियर मो तियानहाओ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने भी जियाओ वुशियांग टेक्निक सीखी है। और फिर वो दोनों चॉपस्टिक से मूंगफलियां पकड़ते हुए अपना अपना स्किल शो करने लग जाते हैं। दिखाते हैं कि जैसे हमारी जिया शैन ने स्काई के साथ फाइट की थी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वैसे ही वो हमारे हीरो ज़ेंगडोंग के साथ फाइट करने लग जाती है, जहाँ वो दोनों ही अपने अल्टीमेट स्वॉर्ड स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे थे। पर जैसे कि आपको पता है हमारे ज़ेंगडोंग की स्वॉर्ड कल्टीवेशन काफी ज्यादा अमेजिंग है। इतने सालों तक प्रैक्टिस न होने के बावजूद भी वो काफी कमाल की फाइट करता है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो हमारी पावरफुल जिया शैन पर भारी भी पड़ रहा था, वो रियल में उसकी चॉपस्टिक भी तोड़ देता है, जिससे वो समझ आती है कि ये बंदा कमाल का है। जिया शैन को शक था कि ये हीरो और कोई नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना सीनियर उसका पहला प्यार है। इससे पहले कि वो इस बारे में बात कर पाती तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है क्योदोंग की, जिसे बाहर प्रैक्टिस करता हुआ हमारा जोशी कैन देख लेता है। एक नजर देखते ही वो अपने पहले प्यार को पहचान गया था। एक नजर देखते ही उसकी आंखों में तो आंसू भर जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी कांपने लग गई थी। वो तो बाहें फैलाकर उसे हक करने के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारी क्योदोंग उसे देखती तो है लेकिन ऐसे नजरअंदाज कर देती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। वो तो असल में यहाँ पर और किसी से नहीं बल्कि जिया शैन से मिलने आई थी क्योंकि वो उसकी सीनियर थी ना। जब हमारा जोशी कैन उसे आवाज लगाता है कि क्योदोंग तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, वो तो हैरान रह जाती है। वो पूछ रही थी तुम कौन? बेचारे के दिल पे तो बिजलियां गिर गई थी। यहाँ हमारा हीरो समझ जाता है कि ये गया, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, पर हमारा ज़ेंगडोंग उसे संभाल लेता है। और यहाँ हमारा मोटू भी लाइक तुम मुझे भूल गई। क्योदोंग को उसमें दिलचस्पी नहीं थी तो वो तो उसे इग्नोर करके सीधा हमारे जिया शैन के पास पहुंच जाती है उसे फीमेल की तरह ग्रीट करते हुए। लेकिन हमारी जिया शैन अपनी पोल नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए वो क्योदोंग से कहती है कि अपने आसपास देखो तो सही कौन है। वो गौर करने पर वो जोशी कैन को देखती है जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं तुम्हारा जोशी कैन, मैंने 10 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, मैंने अपना वादा निभाया लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आई। फाइनली हमारी क्योदोंग उसे पहचान जाती है और ये नजारा देखने के बाद तो ज़ेंगडोंग का दिल टूट गया था कि उसके जूनियर को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। क्योदोंग को तो जैसे ही जोशी कैन का नाम पता लगता है वो तो गुस्से से भर जाती है और कहती है कि मैं तो
भूल भी गई थी कि तुम दिखते कैसे हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था और मैं तो यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए आई हूँ। ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में रख देती है, जिससे ये शेन और ज़ेंगडोंग दोनों ही हैरान रह गए थे। यहाँ पर क्योतोंग अपना गुस्सा भी जाहिर कर देती है कि मैं 10 साल पहले तुम्हें भूल गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फैमिली को जान से मार दो। मैं तो यहाँ पर तुमसे मुलाकात करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को जू के पेट के अंदर घुसाने के लिए तैयार कर चुकी थी। वहीं अपने पहले प्यार क्योतोंग के मुंह से अपने बारे में इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जू भी तैयार हो जाता है उसके हाथों मरने के लिए, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं बचा था, तो इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ज़ेंगडोंग सामने आकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जब वो अपनी जूनियर का लटका हुआ चेहरा देखता है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा था, तो उसका दिल करा था कि वो उस लड़की को जान से मार दे, पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही जू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। पर फिर भी ज़ेंगडोंग चुप नहीं रहता, बल्कि वो क्योतोंग को सुना देता है कि अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था तो 10 सालों पहले ही मना कर देती। झूठे वादे करके जाने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे जूनियर ब्रदर का सवाल नहीं होता ना तो अभी तेरी मुंडी धड़ से अलग कर देता। यहाँ वो शो कर देता है कि उसे जू की कितनी परवाह है। पर दूसरी तरफ से ये मैडम कहती है कि यही वजह है ना कि तुम दोनों ने लुओ फैमिली को जान से मार दिया, मेरी वजह से मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो अपनी काफी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे हमारे ज़ेंगडोंग पर हमला करती है। बेचारी जानती नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। वो बिना स्वॉर्ड स्किल्स के ही अपनी कल्टीवेशन यूज करते ही उसके अटैक्स को बड़े आराम से डॉज करके उसे जमीन पर भी गिरा चुका था और फिर पलक झपकते ही उसके तीनों अटैक्स को डॉज करते हुए वो फिर से जू शिक्यान को अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ से रवाना होने की तैयारी कर लेता है। जाने से पहले उसने क्योतोंग को कहा था कि देखो मैडम, यहाँ पर मैं अपने छोटे भाई को उसके पहले प्यार से मिलवाने लाया था, बाकी तुम्हारी फैमिली के खत्म होने से हमारा कोई लेना देना नहीं, और अगर यकीन आए तो अपनी सीनियर जिये शेन से पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता देंगी। ये बोलकर चला जाता है। हमारी क्योतोंग भी उनके पीछे जाना चाहती थी, पर जिये शेन उसे रोककर सारी सच्चाई बता देती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, जो कि जू शिक्यान को अपनी पीठ पर लादकर भागते भागते बंदरगाह पर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर बेचारे को जोर से सुसु आई होती है, तो वो अपने भाई को बिठाकर वहां से निकल जाता है। पर जाते जाते उसने जू को कहा था कि यहीं बैठे रहना। वैसे उसे अपना भाई काफी शांत लग रहा था और ये चीजों से खटक रही थी, पर फिलहाल इसके बारे में सोचने का उसके पास टाइम नहीं था, तो फटाफट भाग जाता है। उसके जाने के बाद हमें जू शिक्यान को दिखाते हैं, जो काफी ज्यादा सैड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो चुपचाप मुंह लटकाकर वहाँ से निकल जाता है, हमारे ज़ेंगडोंग की बातों को इग्नोर करते हुए। वहीं मार्केट में काफी सारे बैंडिट के पास पर्चे पहुंच गए थे, जिसमें एक मोटू इंसान को ढूंढने और उसे पकड़कर लाने के बदले इनाम रखा गया था, और ये मोटू पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जू था। सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स वहीं मौजूद थे और इस खबर को पढ़ चुके थे, और तभी खबर पढ़ते पढ़ते उनके सामने और कोई नहीं बल्कि हमारा जू पहुंच जाता है। वो सभी लोग तो अपना अपना वेपन लगाकर लाइन लगाकर उसके पीछे पीछे चलने लग गए थे, क्योंकि जो चमकीली काली आंखें, पिग जैसा मोटा शरीर और 400 किलो का वजन लेकर चलने वाला इंसान वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा जू था। जू को भी अब तक पता लग जाता है कि आधा शहर उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो बंदरगाह के किनारे पर पहुंचकर जोर से अनाउंसमेंट कर देता है कि लुओ फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर्स जैसे उसके इसी बात को कहने का इंतजार कर रहे हो। वहीं इन सारी चीजों से बेखबर हमारा ज़ेंगडोंग बड़े आराम से हल्का हो रहा था। साथ ही वो जू शिक्यान के बारे में बात करते हुए कह रहा था कि बताओ, उसकी बंदी सामने आकर उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखकर बैठी थी उसे जान से मारने के लिए, और वो जरा सा भी नहीं हिला खुद को बचाने के लिए। अगर वहाँ पर तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं होता तो मोटू तुम्हारा क्या होता? वो तो तुम्हारा पेट फाड़ देती। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की से झांक रहे फीमेल पर पड़ती है। बाहर निकलकर वो तो उसे सुनाना शुरू कर देता है कि अरे बेशरम आदमी, इस तरीके से दूसरों को हल्का होते हुए देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बदबू नहीं आ रही थी? वो तो जोर से उसके कान मरोड़ना शुरू कर देता है। बेचारा वो तो रहम की भीख मांग रहा था कि सीनियर ब्रदर माफ कर दो, एक इन्फॉर्मेशन देने आया था बस, और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर हमारा ज़ेंगडोंग नोटिस करता है कि इसके अलावा भी और भी काफी सारे लोग उस पर नजर लगाकर बैठे हुए हैं। तो वो तो पहले तो फिंगर से उन्हें पॉइंट करते हुए बाहर निकलने को कह रहा था, लेकिन फिर जब देखता है कि यहाँ पर एक से बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं, तो फिर अपने एरो शूटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि 3 तक गिनूंगा, जो भी छुपे हुए हैं बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा निशाना कितना तेज है, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बस उसके 3 गिनने की देरी थी और वहाँ पर 15-20 लोग हाजिर हो जाते हैं। वो तो फीमेल का कान मरोड़ते हुए कह रहा था कि अब मुझे ये बता कि इतने सारे इन्फॉर्मेंट्स को तूने मेरे पीछे क्यों लगा कर रखा हुआ है? पहले तो फीमेल इस बात को काफी हल्के में ले रहा था और ज़ेंगडोंग को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, पर ज़ेंगडोंग कहता है कि मेरा मूड बहुत खराब है, सच सच बता देने तो जबड़े का ताजमहल बना दूंगा। तो फीमेल बता देता है कि आपके जूनियर ब्रदर ने कन्फेस कर लिया है कि उसने लुओ फैमिली को अकेले मारा है, इसी वजह से सब लोग आप पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि आप आजाद हो गए ना, आपके ऊपर से सारे ब्लेम्स हट गए हैं। ज़ेंगडोंग तो पूछ रहा था कि वो कहाँ है, जल्दी बता। फीमेल तो काफी रिलैक्स होते हुए कह रहा था कि अब तक तो उसे काफी सारे लोग घेर चुके होंगे, अब उसका जिंदा रहना नामुमकिन है, पीस में मिलेगा। ज़ेंगडोंग तो उसे बचाने जाना चाहता था, पर फीमेल उसे रोक कर काफी सीरियस होते हुए कहता है, ब्रदर ज़ेंग, आपको होश से काम लेना चाहिए, अगर इतनी अफरा तफरी में वहाँ जाएंगे तो आप इस मामले में दोबारा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो बचे हैं। पर इस
बात को सुनने के बाद हमारा ज़ेंगडोंग काफी गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या मैं अपने छोटे भाई को जाने दूं? उसका गुस्सा देखने के बाद फीमेल और कुछ भी नहीं कह पाता, बल्कि वो ज़ेंगडोंग को जाने देता है। दूसरी तरफ हमें बंदरगाह का सीन दिखाते हैं। अलग अलग सेट के डिसाइपल्स इसी बारे में डिसाइड कर रहे थे कि अब जू तो उनके सामने आ चुका है, तो अब वो कौन है जो जू को मार कर उसका रिवॉर्ड हासिल करेगा। उन सभी के बीच में से शाओलिन ज़ेंगमिन नाम का बंदा बाहर आता है और वो हमारे जू की पोर्ट्रेट उन सभी के सामने प्रेजेंट करते हुए कह रहा था कि मैं डिसाइड करता हूँ कि किसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलने के बाद वो जू शिक्यान की पोर्ट्रेट उनके सामने टांग देता है और फिर अलग अलग सेट का नाम लेते हुए कहता है कि तुम गर्दन से नीचे वाला हिस्सा रख लेना, मैं मुंडी रख लूंगा, बाकी लोगों को हाथ दे देंगे। और इस तरीके से सभी में उसकी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है ताकि सभी सेट के डिसाइपल ये जाकर प्रूव कर सके कि हाँ उन्होंने जू शिक्यान को मारने में अपना योगदान दिया और उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आधे लोग तो इस बात पर लड़ने लग जाते हैं कि ज़ेंगमिन ने उन्हें क्यों लिस्ट से बाहर निकाल दिया। पता लगता है कि ज़ेंगमिन ने बुद्धा लोगों को निकाल दिया क्योंकि वो मीट का क्या करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चिकन को आधा आधा काटने की बात कर रहे हो। तभी वो सभी लोग जब बहस लगा देते हैं तभी हमारे जू शिक्यान की आवाज आती है जो कि उन सभी से कह रहा था कि मैं बीच में टांग अड़ाना चाहता हूँ। और फिर वो सभी से कहता है कि क्या आप लोग मुझे मारने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी बोटियों का क्या करना है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपना अपना स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाते हैं उसे मारने के लिए कि हाँ इसने बात तो सही की है, पहले से मार लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि किसको क्या मिलेगा। और फिर वो एक साथ सभी लोग आगे बढ़ने लग गए थे। दूसरी तरफ उन्हें आगे आता देखकर जू शिक्यान सोच में पड़ जाता है। वो याद कर रहा था कि कैसे पिछली रात को क्यूथोंग ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जबकि वो क्यूथोंग के लिए बाहें फैलाकर खड़ा था। वो खुद से कहता है कि इतने सालों तक मेरी सिर्फ एक ही डिजायर थी और वो था क्यूथोंग को अपनी वाइफ बनाना, पर वो तो मुझे भूल गई जैसे कि मैं कुछ था ही नहीं। और अब एक बार मरने से पहले मैं खुद को उसके लिए साबित करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रेसफुल है और वो अभी भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किए जा रहा था। और फिर वो गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है जिससे कि समुद्र का पानी ठहर गया था। वैसे ये बंदा भी कुछ कम पावरफुल नहीं है क्योंकि ये अपनी कल्टीवेशन शो करते हुए अपनी तरफ आ रहे दर्जनों लोगों को एक साथ काउंट करते हुए उनकी टेक्निक शो करने लग जाता है। उसके मास्टर ने अब तक उसे जितनी भी टेक्निक से काउंटर करना सिखाया था वो उन सभी टेक्निक को याद करने लगा था। और फिर ये देख लेने के बाद कि कौन सा वाला बंदा कौन सी टेक्निक के साथ उस पर अटैक करने वाला है, वो उसके अटैक को डॉज करके उसे फ्रीज करते जा रहा था उसके प्रेशर पॉइंट को हिट करके। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला था उसने बहुत ही जल्दी देखते ही देखते उन सारे लोगों के अटैक्स को डॉज करके उन्हें फ्रीज करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि ये बस बाकी लोगों को हरा पा रहा है, उन्हें नहीं हरा पाएगा, पर जू तो उनकी सोच से भी आगे था। वो एक बार खुद को फ्री महसूस करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोगों को फ्रीज करके शांत हो जाता है और फाइनली अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है जिससे वो ठहरा हुआ पानी वापस से बहना शुरू हो चुका था। वहीं एक अकेला होने के बावजूद बिना वेपन के उसने इतने सारे लोगों को स्टैचू बना दिया था। ये देखकर तो साइमन के साथ साथ बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो ठहरे हुए जू को देखकर यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें आगे बढ़ के अटैक करना चाहिए या नहीं। वहीं एक साथ इतने हमले करने के बाद हमारा जू तो राहत की सांस ले रहा था। गहरी सांसें भरने के बाद वो उन सभी को भी गुस्से से घूरने लग जाता है जो बच गए थे। बेचारे वो सभी लोग तो अब तक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।